तो मैं ये कह रहा था, मैं आपको प्रेम्बल बता रहा हूँ सारी चीजों का। 15 मिनट लूंगा नफरा के ऊपर बोलने के लिए कि नफरा है था क्या, क्यों था, कैसे था, क्यों नहीं होना चाहिए था। कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मैं प्रेस रिलीज की बात करूंगा। मेरे को ना सरकार की प्रेस रिलीज पढ़ने का बड़ा शौक है। जब मैं 2015 में रिट पिटीशन में गया था फॉर डेट एक्सटेंशन, मैं कोई डेट एक्सटेंशन इशू पे कम गया था, मैं रादर एडमेंट बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट के प्रति गया था। चेक करिए 9 सितंबर को पंजाब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पीआईबी में यू चेक दैट कि देयर इज a press release issued by then finance minister Shri Arun Jaitley ji that date will never be extended in any circumstances. No date will be extension will be given to the professional or the assesses. तो उन्होंने इतनी हार्श लैंग्वेज लिखी। 9 सितंबर को ये प्रेस रिलीज इशू हुई, 10 सितंबर को हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बैठे थे टू चैलेंज दैट एडमेंट बिहेवियर ओनली, कि तुम्हारे एक्ट में लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है and you have to issue the forms before 1st of April and you are issuing the form on 22nd of August and we are representing like anything from one corner of India from other corner of India कि हमारी डेट एक्सटेंड कर दो, डेट एक्सटेंड कर दो। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा राइट है। when you are issuing form on 22nd of June और 22nd of August, तो भाई तुम्हारे पास, तुमने पहले मेरे 180 दिन में से उतने दिन कम कर दिए, तुमने पहले मेरे 90 दिन या 120 दिन कटेल कर दिए, तो देन हाउ शुड आई आस्क टू यू टू एक्सटेंड द डेट? रादर यू शुड, उनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि यस वी आर रादर दे शुड से फील सॉरी कि हम 1 अप्रैल को जो काम करना था हम 1 अप्रैल तक कंप्लीट नहीं कर पाए, हमें 4 महीने एक्स्ट्रा लगे, इसलिए हम सुओ मोटो डेट एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू दिसंबर। हमारी पूरा उसका इशू यही था, पूरे का पूरे उसका एजेंडा यही था, सिंपल वन एजेंडा कि सर 1 अप्रैल को फॉर्म इशू नहीं हुआ, फॉर्म इशूड लेट, सो प्लीज मेक ए मैकेनिज्म that every year form should be issued before 1st of April and I should be eligible to issue for file my ITR before on 1st of April. The court agreed with 100%, they have agreed with our version and immediately they pass a judgment every year form should be issued before 1st of April. अब ये हर बार 1st अप्रैल से पहले फॉर्म तो नोटिफाई कर देते हैं पर उसका स्कीमा फिर नहीं निकालते। This is again a violation of High Court judgment. When High Court, this is a Union of Shalgarg versus Union of India, this is of 2015, it is a landmark judgment now. When they have not challenged this judgment in Supreme Court of India, so automatically this judgment is the law of land and it is applicable on whole of India. So they have no other option except they have only option to issue form and schema before 1st of April. So this is the how we are proceeding, how we are taking it as a challenge. Similarly, in 2018, when NAFRA has been issued, there is a press release issued by the government of India. This is 1st March 2018. I am showing you, I can send you whole documents, even my writ petition, it is before me. Even I can, this is the copy of writ petition filed by us in it is around 700 pages. What is the jurisdiction of NAFRA? The jurisdiction of NAFRA for investigation of chartered accountant and their firms under section 132 of the act would extend to listed companies. And yes Mahesh, सर जो जजमेंट की आप बात कर रहे हैं उसको लॉ एंड स्पिरिट में तो आज भी गवर्नमेंट अप्लाई तो कर नहीं रही है। आप देख ही रहे हैं कि प्रेजेंट ईयर में क्या चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल है, प्रेजेंट ईयर इज एक्सेप्शनल ईयर। आप प्रेजेंट ईयर में महेश गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज किया, गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज। वो कहते हैं मेरे को एक्सएमएल फाइल नहीं चाहिए, दे वांट इन जेसन फाइल, दे रिक्वायर्ड जेसन फाइल। कहते हैं एक्सएमएल आउटडेट हो गया है, एक्सएमएल एंड जेसन यू शुड कंपेयर इट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सएमएल एंड व्हाट इज द वो। दिक्कत क्या है, दिक्कत मानो मैं इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर की बात करूं, दिक्कत यहाँ नहीं है कि वो सिस्टम चेंज करना चाहते हैं,
दिक्कत ये है वो रातों रात करना चाहते हैं चीजें, उसमें वो हर जगह फेल है, जीएसटी में भी फेल है, यहाँ पे भी फेल है, इन्फोसिस कहीं पे भी नहीं करवा पाई। मैं जीएसटी की बात करता हूँ, जो फॉर्म्स हमें एक साथ 2017 को दिखाए गए वो आज भी लागू नहीं कर पाए। यू नो ना, तुम प्रैक्टिस करते हो ना जीएसटी की, तुम्हें पता है ना कहाँ गए वो 1, 2, 3 फॉर्म, उनकी जगह रेप्लिका ही चल रहे हैं, 3A 3B वगैरह फॉर्म ही चल रहे हैं। इट मीन्स व्हाट दे हैव शोन, दे हैव नॉट कैपेसिटी टू डू दैट, दे आर ऐसी हवाई किले बनाई जा रहे हैं। आप 1 जून को 25 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करते हो कि 7 दिन के लिए सर्वर बंद होगा, रिटर्न फाइलिंग 7 दिन के लिए बंद होगी, उसके बाद तो ये ऐसे चलेगी जैसे कि मक्खन की तरह, मलाई की तरह ये जेसन फाइल क्रिएट होंगी। भाई तुम लोग पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, यू आर स्टडिंग कैनेडा, यू आर स्टडिंग यूएसए एंड इंप्लीमेंटिंग ऑन इंडिया, व्हाट इज द फन बिहाइंड दैट? वहां 1 करोड़ एसएससी नहीं होंगे, 3 करोड़ 3.5 करोड़ कनाडा की टोटल पॉपुलेशन आपकी है। बात से एक बात याद आ गई, जैसे अपने मंत्री लोग जाते हैं ब्राजील, और वो एक जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी वाले जाते होते हैं स्टडी के रिलेटेड, वैसे ही अपने काउंसिल मेंबर जाते हैं जैसे घूमने। तो ये तो बात रिलेट कर गई सर कि भैया वहां का लॉ देखने आएंगे, ऐसे काउंसिल मेंबर जाते हैं कि भैया फॉरेन घूम के अरे आप आते हैं, नफरा भी फॉरेन का पढ़ो टूर ना, जाके। नफरा भी पढ़ो, क्यों लगाया? वही रिक्वायर्ड है एक ऐसी बॉडी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, जिससे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग उसमें पार्टिसिपेट कर सके, लाइक दैट। ऐसी ऐसी चीजें लिख रखी हैं टू मेक दिस नफरा। और नफरा ने आज तक दूसरा कंसेप्ट पेपर लॉन्च किया है, पहला सर उसने नहीं, लॉन्च किया। आप जो पहले पढ़ रहे थे उसमें लिस्टेड कंपनी वाली पॉइंट आया था, तो ये अभी जो एमएसएमई कंपनी के लिए ये कर मैं रहे बता हैं। रहा हूँ ना, मैं हाँ बता जी, रहा हाँ हूँ, जी सर, प्लीज मैं पढ़ कंटिन्यू। देता हूँ। द jurisdiction of NAFRA for investigation of chartered accountant and their firm under section 132 of the act। मैं एक्ट की बात ही नहीं कर रहा, I am telling you about this press release issued by the government। उसमें भी ऊपर क्या लिखा हुआ है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has approved the proposal for establishment of NAFRA and creation of 1 post of chairman, 3 posts of full-time member and 1 post for secretary of NAFRA under the chairmanship of our honorable Prime Minister ji। The decision aim at establishment of NAFRA as an independent regulator for the auditing profession, which is one of the key changes brought by the Companies Act 2013। The inclusion of the provision in the act was on the specific recommendation of the Standing Committee on Finance in its 21st report। इन्होंने ऑब्जेक्ट क्या था, टू jurisdiction of NAFRA स्पेसिफिक है, investigation of chartered accountant and their firm under section 132 of the act would extend it to limited companies and large unlisted companies, large unlisted public companies, the threshold of which shall be prescribed in the rules। threshold कितनी prescribed है, 500 crore and plus। why are you infringing the your right? आप पहला ही काम क्या कर रहे हो, आप 0 से 250 से शुरू हो गए। अरे भाई तो तुम्हारे तो राइट में ही नहीं है, तुम्हारा तो ऑब्जेक्ट में ही नहीं है, हाउ यू कैन डू दैट? तुम्हारा तो ऑब्जेक्ट 500 प्लस लिस्टेड कंपनी को वेरिफिकेशन करने का है, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का है, पहले ही आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने छोटी कंपनियों से उठाया। क्यों बड़ी कंपनियों से डर लगता है? क्यों बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट आप डिसीजन नहीं ले सकते? क्या बड़ी लॉ फर्म या कह दूं या बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स के आगे आपको उसके आगे कोई लॉ बनाने में डर लग रहा है? देन नहीं सर, आपसे इसका रीजन जानना चाहेंगे कि उन कोई लोगों रीजन के नहीं, दिमाग में ये बात जोर आई से कहाँ से, हाँ? किसने ये बात उनके दिमाग में डाली, बैकग्राउंड में कौन है इस डिसीजन के या इस कंसल्टेशन के? कंसल्टेशन पेपर में दे हैव नॉट मेंशन कि who is asking कि why there is a required। मैंने पूरा ये पढ़ लिया, इनके खुद में ही दिमाग में। मैंने आपको बताया कि नफरा में इनके पास अभी तक इन्होंने 2 कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किए 3 साल में। एक लॉन्च किया 8 जून 2021 को, नफरा कंसल्टेशन पेपर ऑन एनहांसिंग एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स, रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। देन दूसरा ये अब लॉन्च इशू कर रहे हैं कंसल्टेशन पेपर ऑन उसके ऊपर तो स्टैट्यूटरी अपने ऑडिट। इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेशन कोर्स भी लॉन्च करे ना सर, जो आपने पहले वाला बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमिलरली हाउ दे आर इशूइंग दिस कंसल्टेशन पेपर,
पूरा इन्होंने इसमें डिटेल लिखी कि इतने लोग, इतनी कंपनियां हैं, 12 लाख कंपनी है, 95% कंपनियां छोटी कंपनी है। अरे तुम्हारा स्कोप ही नहीं है, you have no scope. This is the reply filed by the MCA and your NAFRA in the court, and you are mentioning that we are making this law to regulate only and only 2%, not for others, not for others. Only we have this law to regulate the power and authority of the 2% companies and 1% chartered accountant firms. Can you imagine? उन्होंने लिखा इसमें कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, 99% सीए फर्म्स को रेगुलेट करेगा इंस्टीट्यूट ही, पर 1% जो भी इसके क्राइटेरिया में फॉल करेंगे। तो मतलब दे हैव ट्रेवल्ड बियॉन्ड देयर पावर। हमने तो नफरा इसलिए चैलेंज कर दिया कि भाई तुम्हारी जो इसमें क्लॉजेस हैं, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है जिसके लिए तुम्हें बनाया जा रहा है सेक्शन 132 के अंदर, वो इटसेल्फ, मैं दिखा रहा हूं आपको एक सेकंड, वो इटसेल्फ जो इसका चार्टर्ड है, जो कंपनीज एंड गवर्न्ड बाय एज पर रूल 3 ऑफ नफरा, और रादर companies whose securities are listed on any stock exchange, unlisted public companies having paid up capital not less than rupees 500 crores or having annual turnover of not less than rupees 1000 crore or having in aggregate outstanding loan, debenture and deposit of no less than rupees 500 crores as on date 31st March of immediately preceding financial year. इंश्योरेंस सर ये सभी बातें समझ में आती है सर, लेकिन बात ये है कि मान लो वो इसके साथ प्रोसीड करते हैं तो क्या अपने कौंसिल वाले कुछ करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे वो? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा स्टेप नहीं दिख रहा कि भैया हाँ फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वही बयानबाजी चल रही है पहले से। आशिम पहले भी चैलेंज कर दिया था, पहले भी कोई नहीं लगा। हमने तो पहले भी इनकम टैक्स में भी चैलेंज कर दिया। अभी ट्रिब्यूनल मेंबर का अपॉइंटमेंट का इशू था, हमने तो उसको भी चैलेंज कर दिया। आप ऐसे है, आप इंस्टीट्यूट के भरोसे मत रहो कि सारा कुछ इंस्टीट्यूट करेगा। इंस्टीट्यूट ने कितने केसेस में पहले गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट की है। ये तो एनएसएम को ही आगे आना पड़ेगा। आप लोग आगे आओ, आप लोगों को किस चीज की दिक्कत है? हम भी तो 50 लोग, हमने पहले भी इस इशू पे बैठे, मीटिंग करी, हम सबको आपने वो पिक्चर देखी होगी ना वेडनेसडे, उसमें नसीरुद्दीन शाह फिर खुद ही आता है स्पाई करने। अब बात ये है कि हम नसीरुद्दीन शाह, मैंने भाई मैं ना आया पिछले मेरे ख्याल मैंने 6 साल में या 8 साल में मुश्किल से 8 मूवीज भी नहीं देखी मैं टीवी पे। उसमें पिक्चर का डायलॉग होता है कि हम लोग आप लोगों को मंत्री इसलिए बनाते हैं कि आप लोग सही से काम करें, और हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमें रोजी रोटी कमाने में ही टाइम लग जाता है। तो अगर हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे फिर काउंसिल की जरूरत क्या है? ये भी एक एनएसएम का एजेंडा था हमारा कि अगर काउंसिल के हाथ में पावर नहीं है तो मत बनाओ। ये देखो एनएसएम इन्होंने ये नफरा खड़ा कर दिया, उसके बाद ऐसे लगता है कि हालात भाई आप पेपर कंडक्ट करो, बाकी सारा काम हमें करने दो। वही यही हालात है कि काउंसिल को उन्होंने एक ये कहना है आप सिर्फ पेपर कंडक्ट करो और एग्जाम को मैनेज करो एक यूनिवर्सिटी की तरह, और बाकी चीजें छोड़ दो। हाँ जी नहीं सर वो मिस वॉइस थी। तो ऐसा है, आपकी बात ठीक है कि काउंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं, बट यार अल्टीमेटली तो हर प्रोफेशन में काउंसिल तो है ही है ना, जो रेगुलेट करे। काम करे या ना करे वो अलग एजेंडा है, काम नहीं करेगी तो अल्टीमेटली लोग बदल देंगे। आप फिर काउंसिल में क्या रोड मैप देखते हैं? जैसे आपकी एक छवि है कि भैया, आपकी छवि एक लड़ने वाले लीडर की है कि भैया कोई दिक्कत आई तो विशाल जी ने पिटीशन लगा दी। अब ये ना हो ना कि आपको हम काउंसिल में भेजे और वहां पे जाके आप बोलो कि काउंसिल ये काम नहीं कर सकती। नहीं ऐसा नहीं होता। अरे मैं एक मिनट मेरी डुअल कैपेसिटी है, मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी कोई नहीं है। अच्छा मेरे को छोड़ दो, कोई इंडिया में दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखा दो, काउंसिल छोड़ दो, जिसने 3 इशू उठा के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंटेस्ट कर दिए। हम 6-7 कंटेस्टेंट के साथ मीटिंग कर चुके हैं, हम कुछ सिटिंग सीसीएम के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। उनका एक पेट डायलॉग होता है कि भैया बाकी नहीं माने, और शायद आपसे उस दिन डिस्कशन भी हुई थी कि आप एनआईआरसी के चेयरमैन रहे थे जब, तो ये बाकी नहीं मानने वाला क्या एजेंडा है सर? अगर ऐसे कोई 32 बंदे आपस में मानेंगे नहीं तो मानेगा कौन सर? और इसी की वजह से नुकसान होता है कि घर में क्लेश चल रहा है और बाहर वाला फायदा ले जाता है। तो ये चीज को स्टॉप करने के लिए आप कैसे देखते हो सर? आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखो ऐसा है, जरूरी नहीं कि काउंसिल करेगी तो काम होगा, काम हो जाता है। अगर काउंसिल कहती कि नहीं जी
ये तो हम तो हर बार एक रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, फिर डेट एक्सटेंशन के लिए मिन्नतें करेंगे, वो वहां पे 600 रिप्रेजेंटेशन आ जाती हैं। फिर हर कोई कहेगा मैंने करवाई, मैंने करवाई, मैंने करवाई, मैंने करवाई। फिर वो देखो मेरे को पता था, वो पीएन लेके फाइल चला हुआ था, वो रास्ते में खड़ा था, वो पहुंच गया था, वो साइन करते करते रुक गया। लाइक ऐसी चीजें वो सबको पता है यार, सारे वो तो स्मार्ट पिछली बार भी सर देखो 31 दिसंबर तक आता रहा, अभी डेट एक्सटेंड होगी और बिल्कुल लास्ट में आया कि शायद कम ही दिनों के लिए एक्सटेंड होगी और एंड में सिर्फ 10 दिन के लिए डेट एक्सटेंड हुआ था। अरे छोड़ो ये चीजें, मांगना छोड़ो, मांगना छोड़ो, छीनना या अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना सीखो। इफ यू हैव ए करेज, ये आपकी मुहिम इलेक्शन के बाद भी नहीं रुकनी चाहिए, सारी चीजें अपने आप ही। दो बंदे चाहिए होते हैं यार आशिम हर काम के लिए, इस अब तो फिर इस मुद्दे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर। जो एक सिटिंग मेंबर से डिस्कशन हुई थी, तो हमने हमारा जो एनएसएम का एक एजेंडा भी था कि हमें मैंने अभी ये क्यों आपका लगता पिछला है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। नहीं चलो मैं इसको साथ में रिलेट कर लेता हूँ सर, हाँ कि हमें ये क्यों लगता है कि कौंसल एक जो रोल है कौंसल का वो क्लियर होना चाहिए। हमें ये होता है कि कौंसल हर जगह पंगु की हो जाती है, हमें लगता है कि भैया वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है या हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो इसलिए इसको लेके एक मेंबर ने हमें ये कहा कि भैया जो नेगोशिएशन होती है ना वो देखो किसी बेस पे होती है। उन्होंने एक एग्जांपल दी सोशल मीडिया की, कहते कि सोशल मीडिया में हम जो एक नेगेटिव अप्रोच बनाते हैं कि भैया एक्सटेंशन दे दो, एक्सटेंशन दे दो। कहते जब हम गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं किसी काम के लिए कि भैया ये काम मत खत्म करो, तो कहते हैं आपके सीए लोग तो पहले ही ऑक्यूपाइड है कि हर जगह पे वो देखो एक्सटेंशन मांग रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो कहते वो हमारा ग्राउंड वहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। तो कहते हैं कि ये चीज अवॉइड होनी चाहिए। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कि मान लो पहली बात तो एक्सटेंशन मेरे को चाहिए कि क्लाइंट को चाहिए, मेरे को तो यही नहीं समझ आया अभी तक। क्लाइंट को चाहिए या क्लाइंट लेट है या मेरा काम नहीं समय पे हो रहा, तो ये सारी चीजें आपस में बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी। अल्टीमेटली काम मेरा है तो एक्सटेंशन के लिए मैं ही लिखूंगा। क्लाइंट मान लो मैं ओवर बर्डन हूँ, आपकी मैं बात करूँ कि मैं ओवर बर्डन हूँ, तो मैं काम शिफ्ट भी नहीं करना चाहता ना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद ही करना चाहता हूँ चाहे सारी सारी रात जागूं। मैं काम में पहले प्लानिंग नहीं कर पाता, मेरी प्लानिंग नॉन प्लानिंग की वजह गवर्नमेंट की है। अब बात समझो, अब मान लो आज फॉर्म आए और किस हिसाब से साइट चल रही है, अरे आप हफ्ता बैठो ना घर पे, अभी हमने तो काम कर करके परेशान हो चुके हैं, बार बार साइट खोल खोल के 15 सीए आएगा, 15 सीए आएगा, 15 सीए आएगा, नहीं आ रहा तो छोड़ दो ना उसको करना। लेट द गवर्नमेंट को आप लिखो ना चिट्ठियां, आप अदरवाइज क्यों नहीं लिखते? अब हर बार डेट एक्सटेंशन। अब मान लो आज फॉर्म इशू हुए और अभी भी आपके पास 180 डेज होने चाहिए थे। अरे गवर्नमेंट को कहो एक कट ऑफ डेट डिसाइड करो कि आज से 180 दिन का पैरामीटर शुरू होगा, उसके बाद कोई डेट एक्सटेंशन ना रिक्वायर्ड है और ना कोई लिखेगा। अरे यार पहले समय में भी तो जब मैनुअल फाइलिंग चलती थी, कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिखा कि हमें डेट एक्सटेंशन दे दो? 30/9 लास्ट डेट होती थी, 30/9 को चाहे 10 फाइल करें चाहे 50 फाइल करें, लास्ट डे में फाइल करके आते थे। तो ये नया ही ट्रेंड चला हुआ है, उसमें हमारी गलती कहीं नहीं है। अगर आप कहोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे मेरे को 22 अगस्त को फॉर्म मिलेगा और मेरे को 30 सितंबर तक करना है, मैं कैसे करूंगा 60 कंपनीज का काम? मेरे को 60 कंपनी का काम करना और मेरे को दिन मिले हैं 38 और मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्वालिटी दो। मैं क्या करूं बोलो? एक दिन में दो तीन कंपनीज का काम, या एक दो दिन में पार्टनरशिप फर्म्स का काम, या जो भी मेरे एसएससी है, कैसे निपटाऊं मैं एक दिन में 2 बैलेंस शीटें? हम मेरे को ये नहीं पता होता। मान लो पिछली बार क्या हुआ, हमने पहले ऑडिट कर लिया भी यार कोई चेंज तो है नहीं, उसके बाद कोई नई इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, फिर स्टाफ को भेजना पड़ता है, फिर वो इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी पड़ती है, फिर फॉर्म्स रिवाइज करने पड़ते हैं। ये सिस्टम थोड़ी है काम करने का। हाउ मेनी मैन आवर्स, मैं एक काम को जो 2 घंटे में कर सकता हूँ, उसी काम को मेरे को 10 घंटे लगवा रहे हैं। अब जीएसटी का पोर्टल नहीं चलता जी लास्ट डेज में आके, 4 साल तो हेल ही था, आप उसकी बात ही ना करो। मैं कहता हूँ अभी भी लास्ट डेज में आके मान लो दिक्कतें आती हैं, जब दिक्कतें आती हैं तो मेरा कितने मैन आवर्स वेस्ट होते हैं। मैं करके बैठ जाता हूँ, ओटीपी आएगा, अरे ओटीपी आया नहीं, फिर दोबारा करो, फिर तिबारा करो, फिर चौथी बार करो, 10वीं बार करना पड़ता है। ये कोई तरीका ही नहीं है। आप पहले अपने पोर्टल सेट कर लो अच्छी तरह, फिर को काम करना है। मान लो इस बार जो हालात है 100%, 31 दिसंबर वाली डेट भी इनकम टैक्स की 31 मार्च तक जाएगी। मैं 31 मार्च को पुरानी रिटर्न भरूं कि अगले साल की प्लानिंग शुरू करूं? इनका क्या भरोसा है कि 1 अप्रैल को अगला साल भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे?
तो इसलिए डेट रूट एक्सटेंशन वाला तो इशू ही नहीं है। ये क्या है कि हमें ये नहीं पता हमें मुद्दा मांगना यही क्या है। तो मुद्दा वही है, अगर मुद्दे पे वापस आए कि क्या स्ट्रॉन्ग काउंसिल की कामना करना एक मतलब कि एक जायज सपना है या नहीं, क्या हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल बने? मैं कहता हूँ आप लोग ने सोचा एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल होनी चाहिए, बनने के बाद मेहनत कौन करेगा? आज मान लो नफरा पे हमें 1 महीना लग गया इसकी तैयारी करने में, अब बना के देखो 700 पेजेस की रिट, अब करो 700 पेजेस का मटेरियल इकट्ठा, अब करो अगर इनकम टैक्स के केस की तैयारी, अब करो 1000 पेजेस इकट्ठा, पढ़ो 10,000 जजमेंट है उसमें से निकालने के लिए कि क्या दिल्ली चंडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के पास पावर है पैन इंडिया ज्यूरिसडिक्शन बनाने के लिए? क्या वो ऐसा कोई जजमेंट पास कर सकते हैं कि जिसमें पूरे पैन इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन इफेक्ट हो? पढ़ो इसको मेहनत करनी पड़ती है। We and my all team devoted 12 days. The day our writ was admitted by the court, Punjab and Haryana High Court in 2015 on 17th of September till 17th to I think we read it 10,000 judgments. 10,000 केस लॉ पढ़ दिए सबने, हजारों। हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम 1947, एवरीथिंग, इंग्लैंड लॉ, हर तरह की चीजें जजमेंट हमने पढ़ी। देन वी इस नतीजे पे पहुंचे कि यस कोर्ट कैन डू दैट। कोर्ट एग्रीड विद मी, यस डेट शुड बी, जो आपका इशू है बिल्कुल 100% वैलिड है, बट कैन इट इज इन माय पावर टू डू दिस? सो इट इज एवरीथिंग नीड्स हार्ड वर्क, laborious, and you should have devote time on that. अब अभी भी आप मान लो आप लोग लगे हुए भी एक एजेंडा पेश के तहत, क्या आप लोगों का टाइम नहीं लग रहा? सर आप हमें लोगों तो का हमें भी, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि हमें बोला गया है कई नेगेटिविटी के रिगार्डिंग, और हम इसमें ये भी क्लियर करते हैं कि इस मूवमेंट का कोई पॉलिटिकल लिंक भी नहीं है सर। और आप तो हम सबको जानते ही हैं, हम तो अभी नए प्रैक्टिशनर हैं। खैर नवीन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं सर। नवीन जी, अब देखो कि हम ये मूवमेंट शुरू हुई थी बरनाला से, संगरूर से, जब फर्स्ट फिजिकल मीट हुई थी 29 अगस्त 2021 को। तो नवीन भाई हैं दिल्ली से जुड़े हैं, बड़े एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं सर हमारी मूवमेंट को। तो सर कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन होंगे, तो विशाल जी उसमें आंसर ये है कि आप आंसर बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट देना प्लीज सर। नवीन भाई। थैंक यू अशीम भाई, थैंक यू विशाल जी फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपसे बातें हो रही हैं, काफी अच्छी जानकारी मिल रही है आपसे। सो जैसे विशाल जी, आशिम जी ने बताया कि एक रैपिड फायर एक राउंड है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और सर आपसे उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर रिप्लाई दीजिएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा 1 मिनट। क्योंकि देखिए इफ एंड बट्स तो बहुत सारे होते हैं कि अगर किसी एक मुद्दे पर डिस्कस करने जाए तो शायद पूरा का पूरा सेमिनार उसी पे लगा दें, और अगर किसी का जवाब अगर दिल में करेज है तो उसका जवाब सिर्फ 1 ही मिनट में हो जाएगा। तो सर मैं शुरुआत करता हूं। जैसे सर आप एक एनआईआरसी के मेंबर रहे हैं, एनआईआरसी में आप चुने गए थे, चेयरमैन रहा हूं भाई। हाँ चेयरमैन भी रहे हैं सर। आशिम भाई ने जैसे पूछा था आपसे कि आप जैसे रहे थे और वहां पर मैंने पहला भी सवाल ही तो पहला भी रैपिड फायर में सवाल ही समझा कि आपने पूछा मेंबर है, मैंने कहा नहीं चेयरमैन रहा हूं, करेक्ट कर दूं आपको। चलिए सर चलिए। तो आप जैसे मेंबर्स होते थे वहां पर काउंसिल में, तो कोई भी अगर एजेंडा रखना होता था तो उस एजेंडा को रखने का क्या प्रोसेस होता था? आपके मन में कोई बात आई कि आपको जीएमसी में सपोज करो कोई प्रोसेस चेंज करना है और आपको ये मुद्दा रखना है, तो आप उस एजेंडे को कैसे प्रेजेंट करते थे उसमें? वहाँ पूरा एक सिस्टम है। देखो आप एक बार आप अगर एक्ट पढ़ लोगे ना, ICAI तो रेगुलेशंस पढ़ लोगे तो आपको काफी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमने भी, हमारे पास भी, मैं भी ऐसे ही काउंसिल में नहीं आ गया, हमारा भी कोई, जब मैं 2001 में स्टूडेंट था तो एक इश्यूज था जो स्टूडेंट लेवल पे फंस गया, तो जिसको क्लियर करते करते मैं लुधियाना ब्रांच में इलेक्शन कंटेस्ट करके लुधियाना ब्रांच में आ गया, चेयरमैन बन गया, फिर NIRC पहुंच गया, और बड़े सपने लेके फिर सेंट्रल काउंसिल में भी कुछ चीजें गलत हैं जो ठीक करने की रिक्वायरमेंट है। हमारी आज तक का प्रोफाइल पढ़ लेना, अचीवमेंट्स कुछ ना कुछ तो हमने करी हुई हैं सदर। तो वहाँ एजेंडा लेके आने का एक पूरा सिस्टम है। चेयरमैन डिसाइड्स द एजेंडा विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव और काउंसिल मतलब व्हाटएवर रीजनल काउंसिल मेंबर्स यू कैन से। बट इफ मोर देन, मतलब अदरवाइज अगर चेयरमैन नहीं चाहता तो देयर शुड बी
2 मेंबर लिख के दे और सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन मिलके वो एजेंडा ले सकते हैं। मतलब एक एजेंडा लेने का एक सिस्टम है जो लॉ प्रोवाइड करता है। अदरवाइज चेयरमैन डिसाइड्स एजेंडा विद द हेल्प ऑफ द ऑफिस एंड अदर टीम। तो दिस इज द सिस्टम। तो इसका मतलब ये हो गया विशाल जी कि अगर किसी मेंबर की अपनी कोई विश है, उस वो बाय एंड लार्ज बेनिफिट के लिए करना चाहता है, और अगर चेयरमैन नहीं चाहता तो वो उस एजेंडे को टर्न डाउन भी कर सकता है। Yes, he can do, but otherwise if secretary and vice chairman दोनों साइन करके दे दे तो वो एजेंडा एडमिट हो जाता है। फिर एजेंडा क्या है? एजेंडा एक बार काउंसिल मीटिंग में लिया गया, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। डिस्कशन होने के बाद उसको एजेंडा को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। वोटिंग राइट है, वोटिंग से ही होती है हर एक चीज। पर्टिकुलर लेकिन हाँ पर्टिकुलर लेकिन किसी एजेंडे को अगर लेना है तो वो आपके कहे अनुसार कि वो सिर्फ चेयरमैन की पावर के अंदर है कि चेयरमैन चाहे तो उसको अडॉप्ट करे और चाहे नहीं। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मैं ये नहीं कह रहा हाँ। आपके पास पावर है, अदरवाइज चेयरमैन डिसाइड करता है। अदरवाइज मैंने आपको कहा 2 मेंबर लिख के दें तो सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन मिलके भी वो एजेंडा ले सकते हैं। वो एजेंडा में इशू कर देंगे। हाँ, वो कोई लेकिन दिक्कत नहीं। 2 मेंबर मिलकर के नहीं कर सकते, वहां पर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन या सेक्रेटरी, इन 3 में से कोई एक जरूर होना नहीं, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी। चेयरमैन तो इंस्ट्रक्ट करेगा सेक्रेटरी को भाई ये एजेंडा ले लो। अदरवाइज मेंबर ईमेल करते हैं चेयरमैन को, भाई ये एजेंडा पे डिस्कशन होनी चाहिए, ये एजेंडे पे डिस्कशन होनी चाहिए। चेयरमैन का अपना कोई प्रेरोगेटिव थोड़ी होता है, उसको भी तो मेंबर के लिए बाहर लाज काम करना है। तो मेंबर्स ने किसी ने रिक्वेस्ट करी तो एजेंडा ले ही दिया जाता है। जैसे एक एजेंडा लिया गया था हमारा कि जैसे लॉन्ग बैक जब हम चेयरमैन थे तो एक एजेंडा लिया गया कि देयर इज ऑलवेज ए रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज फ्रॉम एनसीआर से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हमने अपनी कमेटी में डिस्कस किया और वो एजेंडा ले लिया कि देयर शुड बी, जो रीजनल काउंसिल मेंबर है या सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, जैसे किसी ने तो डिसाइड किया ना एक दिन कि 6 मेंबर नॉर्दर्न रीजन से होंगे, 5 मेंबर साउथ रीजन से होंगे। तो ऐसे एक डिवाइडेशन किया ना 32 मेंबर को आप एरिया वाइज। तो अभी क्या है, 32 में से 24 तो सिर्फ 4 सिटी से ही आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। बाकी तो सारे आते ही नहीं। तो हाउ ये पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन है? सिवाय 6 बड़े सिटीज के अलावा साथ में की किसी की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती। तो देयर इज ऑलवेज ही एनसीआर इन नॉर्दर्न रीजन। इन हिस्ट्री में वी हैव ओनली वन इलेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर। Beside this, I was the first, other than Delhi, other than NCR, rather I will say other than Delhi, I was the first non-Delhi chairman in regional council. मेरे आने का कुछ तो फायदा ही हुआ। हमने ब्रांचेस में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 6 साल इतना काम किया। अमृतसर में लैंड अलॉट कराई, बिल्डिंग बनाई। जलंधर में लैंड अलॉट कराई, तो बठिंडा में लैंड अलॉट कराई, बिल्डिंग बनाई। जलंधर में लैंड अलॉट कराई, बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई। 7-8 साल हो गए, क्योंकि 6 साल से किसी ने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मान लो। तो उसके बाद पानीपत में बिल्डिंग ली, जम्मू में नई बिल्डिंग ली, करनाल में नई बिल्डिंग ली, नई रेंटेड प्रीमिसेस ली, सोनीपत में ली। विशाल जी वो, हाँ नहीं वो चलिए ठीक है, आपकी बात से बात क्लियर हो गई है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरे ख्याल से काफी मेंबर्स की डिमांड रहती है कि ट्रांसपेरेंसी मेंबर्स की वर्किंग में, काउंसिल मेंबर्स की वर्किंग में एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो ग्राउंड लेवल पर मेंबर्स हैं उनको बाय एंड लार्ज नहीं पता चलता कि मेंबर्स किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो एक बड़ा बर्निंग मुद्दा है एक तो ई वोटिंग का, और एक जितनी भी काउंसिल्स की मीटिंग होती है उनकी लाइव टेलीकास्ट का। तो आप किसके फेवर में हैं? आप इन दोनों में से किसके फेवर में हैं? ई वोटिंग और लाइव टेलीकास्ट दोनों में समझ नहीं पा। ई वोटिंग एक तो ये कि सर मेंबर्स अगर वोट देने जाएं तो उनको प्रेजेंटली फिजिकली जाना पड़ता है। आज के टाइम में हमारे पास में एसएसपी पोर्टल है, एसएसपी पोर्टल पे ओटीपी के थ्रू बहुत सारे काम हो जाते हैं और वो यही माना जाता है कि वो ऑथेंटिकेटेड है। तो क्या उसको ई वोटिंग एक स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि एक वोटिंग ज्यादा बढ़े? दूसरा, एक जो ट्रांसपेरेंसी के लिए बात करी जाती है कि ट्रांसपेरेंसी मेंबर्स को नहीं पता चलती काउंसिल के मेंबर की वर्किंग की, तो क्या मीटिंग्स की लाइव टेलीकास्ट? मैं समझ गया जी। देखो, पहली बात, लाइव टेलीकास्ट बहुत मुश्किल है। अदरवाइज मतलब लाइव टेलीकास्ट मैं आपको कहूँ कि काउंसिल मीटिंग सुबह शुरू 8 बजे हुई, रात को 8 बजे खत्म हुई या 7 बजे खत्म हुई, 12 आवर लाइव टेलीकास्ट हो, या क्वाइट प्रैक्टिकली बात करता हूँ, लिटिल डिफिकल्ट। मैं तो इतनी डिमांड करता हूँ, ये मुश्किल है तो आप मिनट्स तो दे दो। अभी पीछे देखो 1 मिनट सर्कुलेट हो रहे थे 2015 के, एक बंदे ने क्या बोला
मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था, किसके क्या कमेंट्स थे, किस चीज के बारे में, वो तो दे दो। आप आज मान लो 45th काउंसिल मीटिंग खत्म हुई, अब शाम को उसके मिनट रिलीज करो, अगले दिन रिलीज कर दो अप्रूव करा के प्रेसिडेंट से। हमें पता तो लगे कौन बोल क्या रहा है। हमें पता लगता है कि साल भर में 12 मीटिंगें हुई और 2 मेंबर तो ऐसे हैं जी 12 में से 11 में आए नहीं, फायदा क्या उनके इलेक्ट होकर पहुंचने का। तो इट इज लाइक मिनट्स ही आ जाए फॉर द टाइम बिंग, और कल को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें परमिट करेंगे तो लाइव भी हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा सर देखिए, तरुण घिया जी का जो एक वो सर्कुलेट हो रहा है हाँ, सोशल कितना मीडिया अच्छा पे था, ना, हमें पता उसमें लगा 15 उसमें 18 मेंबर्स ने अपोज किया, उसको रिजेक्ट किया, लेकिन हाँ 5 जी, ने उसका सपोर्ट भी किया। तो इसका पांच। मतलब अरे ये पता नहीं तो है लगे, कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है, मान तभी 5 लोगों ने सपोर्ट किया मान उसको। लो आज नफरा का कंसेप्ट पेपर आया, ऐसी है इसके ऊपर एजेंडा ले कि इज दिस इन देयर पावर। आज मैं कहता हूँ नफरा लागू हुआ, इंस्टीट्यूट उसके ऊपर काउंसिल एजेंडा ले कि नफरा इज वेदर देयर कंपटीटर, देयर सबऑर्डिनेट और देयर बॉस, और दे हैव पावर टू डू व्हाट थिंग्स न। अरे आप एजेंडा काउंसिल मीटिंग में एजेंडा तो लो, लेट द काउंसिल मेंबर स्पीक। काउंसिल मेंबर उसको बताए कि यस ये गलत है, ये सही है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए चीजें तो हो। भी 5 मेंबर इसको अपोज कर रहे थे, 15 इसकी फेवर में थे, 11 कहते हमने तो आना ही नहीं मीटिंग में। पता तो हो क्या रहा है। तो तो इसलिए सर अगर वही मिनट्स को उसी के लिए विशाल जी आपसे पूछा गया कि आपका इसमें आपका क्या व्यू है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ई वोटिंग और लाइव टेलीकास्ट? लाइव टेलीकास्ट लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टाइम्स अदर डिस्कशंस भी होती हैं। जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो बड़ी चीजें ओबिटर भी होती हैं कि जो कोर्ट की जजमेंट का पार्ट नहीं होती, वैसे डिस्कशन में आया तो माइक बंद करके या रिकॉर्डिंग बंद करके वो की जाती है। तो सिमिलरली हमने भी हमारे यहाँ पे भी रीजनल काउंसिल में जब मैं चेयरमैन था तो हमने रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया था, क्योंकि बंदे पहले बात करते हैं फिर बाद में मुकर जाते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं। हमने कहा भाई जो भी कहना रिकॉर्डिंग में कहो, जो भी आपने वो बोलना है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड, तो वो रिकॉर्डिंग में आए, तो ताकि हमें मिनट्स में हो और सीडी बनी हो और हम अगली बार सुन सकें भी अगर ऐसा बंदे ने क्या कहा तो हम उसको सुन के मिनट रिकॉर्ड करके मिनट पब्लिक पोस्ट कर देते। तो मिनट ही आ जाए ना, रिकॉर्डिंग ही आ जाए जो रियल वर्जन है, तो दैट इज सफिशिएंट। जो मान लीजिए जितने वेकेंट मेंबर हैं एटलीस्ट उनको तो पता हो ना, जो विजिलेंट मेंबर है उनको तो पता हो ना कि काउंसिल मीटिंग में आज इस एजेंडे पे हुआ क्या। और एक सर जो आप फेवर में रहेंगे, मतलब मैं कि 100% मिनट्स में जो हूँ। है मिनट मैं जो है कम से कम मिनट्स इसकी आने बात चाहिए हैं। इसकी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। जो एजेंडा है, आज हमें जीएसटी काउंसिल का एजेंडा पता होता है, मीटिंग का पता होता है कि नहीं पता होता कि जीएसटी काउंसिल का ये एजेंडा है 45th काउंसिल जीएसटी काउंसिल मीटिंग का। तो हमारे पास भी तो एजेंडा होना चाहिए ना कि ये 23 मार्च को मीटिंग होनी है इंस्टीट्यूट की काउंसिल की, उसका एजेंडा क्या है। तो एटलीस्ट एजेंडा भी तो पोस्ट होना चाहिए ना वेबसाइट पे। बात वही है, बात वही है हाँ विशाल जी कि आज के टाइम में देखा जाए तो जो एक पॉलिसी मेकर्स हैं जो कंट्री के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, वो तो अपने आप को ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं कि एक अरे पार्लियामेंट की लाइव टेलीकास्ट होती है, पूरी दुनिया देख सकती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो एमसीए ऑनलाइन कब हुआ था, याद है आपको कोई डेट? 18 अगस्त 2006 को, 2006 में एमसीए ऑनलाइन हुआ एंड वी आर सबऑर्डिनेट टू एमसीए एंड वी आर मोर पढ़ा लिखा देन एमसीए वेयर 100% यूजर्स आर ऑफ सेम क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता। वी आर हैविंग सेम डिग्री, सेम क्वालिफिकेशन। देन हमने वो एसएसपी पोर्टल सिमिलर लाइक एमसीए पोर्टल हमें बनाने में कितने साल एक्स्ट्रा लगे? 14 साल। कैन यू इमेजिन? जबकि हम 2005 में बनाते भी हमने बना लिया। एमपीए आप कंपनीज एक्ट में लागू करो। हमारा जो सिस्टम है आईसीआई का, ध्यान से देखो, इट इज जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट की रेप्लिका है। कंपनी फॉर्मेशन करनी है, फॉर्म 1 भरो, यहाँ पे भी फॉर्म 1 भरो, यहाँ पे भी नेम अप्लाई करो। सेम है ना सिस्टम, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो। फॉर्म 32 था पुराने समय में, अब वो डायरेक्टरशिप के लिए, यहाँ पार्टनरशिप के लिए फॉर्म 18। सिमिलर टाइप हम उनके लिए एग्जांपल सेट करते हैं कि वी आर द फर्स्ट बॉडी इन द होल कंट्री जिसने कंप्यूटराइजेशन किया। रादर हम तो छोटे छोटे डिपार्टमेंटों से भी पीछे रह गए। हमने तो 14 साल बाद किया है एसएसपी पोर्टल लागू। और कितने
वहां 12 लाख कंपनीज है और कितना ह्यूज वॉल्यूमनस डाटा वहां सबमिट होता है। हमारा छोटा सा डाटा है और फिर भी उसमें हमें करने में 14 साल एक्स्ट्रा लग गए। अच्छा विशाल जी, एक मेरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया रहेगा। ई वोटिंग। हाँ, ई वोटिंग। ई वोटिंग में डिफिकल्टीज आ सकती है, देखो बहुत। फिर तो सर हमारे आपकी आप फेवर में हो कि नहीं? ये क्वेश्चन ये फेवर है में, कि मैं आप रीजन फेवर बता में। देता हूं। री वोटिंग में जब तक ई वोटिंग मान लो मेरे मोबाइल से हो या मेरे लैपटॉप से हो, पता लगेगा ई वोटिंग में मेरे जैसे जो लुधियाना या रिमोट एरिया में बैठे हमारी तो बारी नहीं आनी। क्योंकि कई ऑफिस ऐसे हैं जहाँ 500 सीए हैं या 200, उनको कह रहा भाई मोबाइल जहाँ जमा कराओ अपने, और 2 बंदे बैठ के सुबह से शाम तक ई वोटिंग कर रहे हैं सबके। पता लगा कि ऑफिस में से 3500 चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3500 ने एक ही बंदे को वोट डाली। कहाँ पॉसिबल है ई वोटिंग? कोई चेक ही नहीं है। आज तो फिर हम होप कर लेते हैं हमारा कोई फ्रेंड बिग 4 में लगा हो तो शायद हमें वोट डाला है, क्योंकि हो सकता है कि अदरवाइज तो ई वोटिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ई वोटिंग में तो जैसा चाहेगी बड़ी फर्में वैसे ही होगा। नहीं, ई अब वोटिंग तो का एक और अब तो मेल आते हैं, फिर वही मोबाइल जमा हो जाएंगे भाई। हाँ, फिर आशिम ई भाई का वोटिंग मोबाइल मैंने ले जाता हफ्ता पहले उठा के। ई वोटिंग से एक और दूसरा एक पॉजिटिव उसमें अगर देखा जाए तो पॉजिटिव मैसेज उसके अंदर ये है कि अभी देखिए वोट क्या है कि अभी अगर 60,000 या 70,000 वोटर्स हैं तो उसमें से सिर्फ 50% ही जा पाते हैं। जो मेंबर्स इन जॉब है या मेंबर्स इन इंडस्ट्री है वो तो वोटिंग करने के लिए जाते ही नहीं है। अब जाते नहीं है तो फिर कोटा भी कम रह जाता है। मेरे को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस लेकर के आनी है तो अगर वोटिंग बढ़ेगी तो वो कोटा भी बढ़ेगा, और अगर कोटा बढ़ेगा तो नेचुरली फिर शायद उतना अचीव कर पाना मुश्किल पड़ेगा। तो इसके पीछे ये भी मंशा थी। चलिए एक और क्वेश्चन सर आगे है। जैसे आपका व्यू में जानना चाहता हूँ विशाल जी, कि जो छोटी फर्म है, मीडियम और स्मॉल प्रैक्टिशनर जिसको बोलते हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज बनती हैं क्या आपको लगता है कि वो सही है? और बेसिकली जो टेंडर्स इशू होते हैं, जो पीएसयूज के टेंडर्स इशू होते हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखो पीएसयू के जितने भी टेंडर इशू होते हैं, मैं तो उनके बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं तो इनको कोई सेपरेट मैकेनिज्म डेवलप कर लेना चाहिए टेंडर सिस्टम के अगेंस्ट। टेंडर सिस्टम में है क्या, एक बंदा तो 5 लाख फीस कोट कर रहा है, एक 5,000 फीस कोट कर रहा है। या तो सारा क्राइटेरिया लोएस्ट फीस से ही चल रहा है, पूरा इंडिया लोएस्ट फीस से चल रहा है। रादर पिछली एक मीटिंग में मैंने तो इनको सजेशन दी थी, अब जितनी सरकारी पोस्टें हैं वो भी अब टेंडर सिस्टम से भरनी शुरू करो। देखो पीएन के लिए या मान लो किसी पोस्ट के किसी असिस्टेंट कमिश्नर की भर्ती होनी है, आईएआरएस की भर्ती होनी है या आईएएस की भर्ती होनी है, वहां लोग बैठे हैं लाइन में लगे हुए हैं जो कहेंगे कि जी हम तो 2 लाख रुपए महीना अपनी जेब से देंगे, हमें लगाओ। यहाँ है सिस्टम ना। तो इनको तो यही नहीं पता कि ऑडिट वर्क इज फॉर स्पेशलाइजेशन जॉब, इट इज जस्ट लाइक अनदर सर्विस। इनको तो ये सर्विस ही लग रही है, इट इज ट्रीटिंग ऑडिट सर्विस। सारी देश में दिक्कत ही क्या है कि इनको यही नहीं पता। अब कंसेप्ट पेपर में भी इनको दिक्कत क्या है, फीस पे चली जा रही है सारी चीज। जीएसटी में भी फीस हमने 9 से क्यों बंद करना है, क्योंकि फीस ज्यादा है, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। दे हैव नो, अरे आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो आप 100% चीजें चेक कर लो? जब आपके पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है 100% चीजें चेक कर लो, तो यू हैव टू डिपेंड अपॉन अनदर बॉडी जिसको आपने बनाया ही ऑडिट करने के लिए, टू वेरिफिकेशन ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट। हम जो चीजें चेक करके भेज देते हैं उसको सर्टिफिकेशन मान के ये छोड़ भी देते हैं कि यार ये हुआ वो चेक। तो इसलिए ये जो टेंडर सिस्टम है, लोएस्ट फीस कोटेशन L1 को अलॉट करेंगे, वो तो हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा नासूर है जिसको यही खत्म कर रहा है। मतलब लिटरली अगर ये कहे कि 10 फर्म एलिजिबल है, उसमें से एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निकल जाएगी या कंप्यूटर सिस्टम से निकल जाएगी, वो मच बेटर है। मिनिमम फीस क्राइटेरिया फिक्स हो और उसमें से जो एलिजिबल फर्म है उसको ड्रॉ कर ले, तो भी ये प्रोफेशन बचा रहेगा। अदरवाइज अगर इनके पास कोई सेपरेट मैकेनिज्म नहीं है, अदरवाइज तो यू विल फाइंड कि हम आपस में लड़के खत्म हो गए। एक सर बड़ा अच्छा सजेशन निकल करके आया है कि अगर जिस तरीके से मैनेजर रेम्युनरेशन फिक्स है कंपनीज एक्ट में, वो टर्नओवर बेस है, तो क्या वैसा ही एक टर्नओवर बेस सबकी ऑडिट फीस फिक्स हो जाए कंपनीज की और वो सबको मिल जाए? फिर चाहे वो विशाल गर्ग जी को मिले, नवीन गोयल को मिले, आशीष गोयल को मिले, जिसको भी मिले, पता है कि फीस फिक्स है, उसमें फिर थ्रॉट का कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा सारा। और ऊपर से जो आप पीएसयू की बात करते हैं, पीएसयू के टेंडर तो आजकल निकलते ही ऐसे हैं
कि उन्होंने 99.99 को तो एलिजिबल ही नहीं करना उसमें, उनका तो क्राइटेरिया ही ऐसे है। मैं पीछे टेंडर देख रहा था, आपके 10 कंट्रीज में ऑफिस होने चाहिए, आपके टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। आप तो ये पता करके बताओ कि किसने निकलवाया था, है ना? अरे आप एनएसएम को ऐसे मुद्दे दिया करो, बाकी काम हमारा सर। नहीं, मैं भी आपका ही पार्ट हूँ। आप मेरे को ये बता दो भी हमने किस केस को कोर्ट में लेके जाना है। केसेस की तो झड़ी लगी हुई है। तो लवर साहब हमने कब मना किया है? आप प्यार करो, तैयारी भी हमने कर देनी है। लेकिन मुद्दा ये है, मैं नवीन जी ऐसे आपको है ना, लॉ हमने करूंगा पढ़ लेना है, आप सर, लोगों ने मुद्दा, साथ लगना लेकिन है। विशाल जी मुद्दा ये रहता है कि मतलब कि जैसे ना हमारा जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जैसे हमने एनएसएम में डिसाइड किया था, उसमें क्वेश्चन मैंने आपसे एजेंडा भी शेयर किया था सर। उसमें क्वेश्चन था कि इसमें पावर है या तो फिर सही तरीके से यूज होनी चाहिए काउंसिल में, या अगर वो पावर जा रही है तो उसका रीजन क्या है? अच्छा, कट गया था कनेक्शन, समझ नहीं आई। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये समझ रहे हैं कि बेसिकली जो काउंसिल हमारी बनी हुई है ना, उसमें ये पावर्स हैं या नहीं है? अगर वो पावर है, उसको यूज नहीं किया जा रहा, तो वो रिस्टोर कैसे होंगी? यही सर सारी रिप्रेजेंटेशन पावर, जैसे पीएसयू के साथ कोई लॉबी करके इस तरीके को इसको बनाया जाए कि भैया ये रूल है। पावर मान लो हमारी कमेटीज बनी हुई हैं, कमेटीज रिप्रेजेंट करें, मान लो कोई टेंडर निकला है, अगर आपको इंस्टीट्यूट को ऑब्जेक्शन है, आप उनको ऑब्जेक्शन रेज करो ना उसके ऊपर इशू को। जब आप उस इशू पे ऑब्जेक्शन रेज करोगे, किस ऑफिसर की मजाल है कि हमारे इंस्टीट्यूट से परा जाके कोई डिसीजन ले ले? वो काम होता क्यों नहीं है सर, ये क्यों नहीं होता? तो इट इज ऑल माइंडसेट। अब मैं कहूँ, पीछे एक ट्रिब्यूनल मेंबर अपॉइंटमेंट का इशू आया, आज हमारे प्रोफेशन में उन्होंने एज बढ़ा के 50 कर दी कि if you want to appoint technical member as a chartered accountant, the age limit has been increased from, मतलब पहले तो थी 10 साल ऑफ प्रैक्टिस, अब बना के कर दी 25 साल और प्रैक्टिस और 50 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज हायर। सुप्रीम कोर्ट ने केस फेवर में भी कर दिया, तो ये फिर डिपार्टमेंट नया ट्रिब्यूनल फॉर्म रिफॉर्म्स 2021 बिल लेके इसको फिर कर दिया गया लागू। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट स्टैंड लेना। अब मान लो टेक्निकल मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है, if either CA, ICWA और कमिश्नर। अब मान लो CA अपॉइंट नहीं होगा तो कौन अपॉइंट होगा? 17 पोस्टें निकली, मान लो पीछे 19 पोस्टें निकली, 17 CS थे, 2 कमिश्नर थे। अब दोबारा 19 पोस्टें निकलेंगी, CS तो सारे अनएलिजिबल हो गए, या 50+ वाले एलिजिबल हुए, या वो उस समय कहेंगे यार मैं 50 साल के बाद 4 साल के लिए क्यों ट्रिब्यूनल मेंबर बनूं? तो अब एलिजिबिलिटी किनकी बन गई? बच गई कमिश्नर की। तो अब इंस्टीट्यूट को ये स्टैंड लेना चाहिए कि भाई ये हमारे पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है और हम पिछले 60 सालों से 50 सालों से ये काम करते आए हैं, हमारा काम बंद क्यों किया जा रहा है? हमारी कमियां बताओ क्या है? कितने सीए जो टेक अकाउंटिंग मेंबर बने जिनकी कोई गलतियां पकड़ी गई, जिन्होंने रॉन्ग जजमेंट्स पास करी, या जिनके कोई इश्यूज बने बाद में, या उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट की कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स आई, या सुप्रीम कोर्ट ने गलत मतलब संज्ञान लिया कि यार ट्रिब्यूनल मेंबर जितने बनते हैं। रादर आप पढ़ो मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, मैं आपको भेजता हूँ, आपके फंडे क्लियर होंगे, आपको क्लैरिटी होगी कि प्रोफेशन जा किस तरफ रहा है। हु विल बेल द कैट? इंस्टीट्यूट को करना है, इंस्टीट्यूट नहीं करेगा तो आशिम भाई को करना है, नवीन भाई को करना है, वेट थोड़ी करेंगे विशाल भाई को करना है। हम तो कर रहे हैं, साथ लगो, हम भी कर देंगे चीजें। हमने एक एसोसिएशन बनाई 50-60 लाइक माइंडेड लोगों ने, फेडरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम उसमें स्यू कर देते हैं, कोई भी हो जाए इशू, हम इकट्ठे मिलके पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, एडवोकेट करते हैं। अब मान लो यही है नफरा है, मान लो क्या लेजिस्लेटर ने बना दिया, लागू कर दिया, क्या बनाया जा सकता था? अब ये कहते हैं प्रीएम्बल में कि देयर इज नॉट अनवर्किंग नॉन वर्किंग, so there is we required a separate body to regulate the profession of the chartered accountant in certain circumstances. There is a preamble of this. They want this nafra because there is some inactivity and inaction on the behalf of the existing regulatory bodies. So that is why we require. मैंने तो इनसे एक ही सवाल पूछा, आज 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं जजेस कोर्ट्स में, तो क्या नए जज बनाओगे? नई न्यायपालिका बनाओगे? एक नई पैरेलल बॉडी खड़ी करोगे? या हम कहें कि हजारों केस होते हैं ये रोज, ये रेप के और मर्डर के, और एक नई पुलिस क्रिएट करेंगे? अरे पुराने, जहाँ दिक्कत है आपको कि पुराने सेक्शन में है, वहां टाइम बाउंड माइनर में काम नहीं हो रहा, फिक्स करो 6 महीने, 8 महीने, 11 महीने, 12 महीने हर एक चीज की। अब जीएसटी लागू किया, वहां टाइम बाउंड मैनर में काम हो रहा है क्या?
आप 4 साल में तो ट्रिब्यूनल नहीं अपॉइंट कर पाए, 4 साल हो गए, ट्रिब्यूनल अपॉइंट नहीं हुआ। सेकंड एपलेट अथॉरिटी इज नॉट इन द, जितने केस हो रहे हैं फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के बाद दे आर केप्ट इन अबेयस, लागू होगी कभी? हु विल टेल दिस कैट? तो सवाल ये नहीं है कि आप चीजें बदलो, अब पुरानी चीजों को स्ट्रेंथन करो। आईसीआई के एक्ट में मिस ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में अगर कहीं कमियां थी तो उसको दूर कर लो कि एवरी विशाल जी, मैटर शुड डिसाइड इन 1 ईयर। विशाल जी, अब एक क्वेश्चन और नेक्स्ट आता है सर कि मेंबर्स का बड़ा ये कंप्लेंट रहती है कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स, चाहे वो रीजनल हो गए या वो सेंट्रल काउंसिल में हो गए, उनके साथ में टू वे कम्युनिकेशन का बड़ा मिसमैच रहता है, टू वे कम्युनिकेशन का बड़ा गैप रहता है कि जो रीजनल काउंसिल या सेंट्रल काउंसिल वाले मेंबर्स हैं उनको अगर कुछ बात कहनी है तो वो तो आ जाएंगे अपनी वेबिनार लेकर के या अपना कोई भी विजन लेकर के या कुछ भी बात कह देंगे, लेकिन अगर हम कुछ कहना चाहें, ग्राउंड लेवल वाले मेंबर्स अगर कुछ बात करना चाहें तो वो सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। और ना ही ऐसा कुछ होता है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डे बाय डे आ रही हैं, उसके लिए कोई दिन मुकर्रर करें कि हाँ एक पर वीक एक घंटे का टाइम है या 2 घंटे का टाइम है या 15 दिन में 1 दिन का टाइम है जिस दिन कोई भी मेंबर आए और इलेक्टेड मेंबर से बात करें। इस बारे में आपके क्या व्यूज है सर, और आप इसका सोल्यूशन किस तरीके से देखेंगे? देखो, मैं तो आई एम स्मॉल प्रैक्टिशनर और सब किसी के रीच में हूँ। ऑन एन एवरेज डेली 20 लोगों से बात हो जाती है किसी ना किसी क्वेरीज पे, चाहे टैक्सेशन इशू है, चाहे जीएसटी इशू है, चाहे इंडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम्स है, चाहे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल, मेरी बात जितने लोग, मैं आपको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ, ऑथेंटिकली कह रहा हूँ, मैं शायद 20,000 क्वेरीज के आंसर दे चुका हूँ। मतलब आई एम इन द रीच ऑफ ईच एंड एवरीवन। मेरे को बाकियों का नहीं पता, अदरवाइज बाकियों के लिए भी कन्वीनियंट है, टाइम फिक्स कर ले भाई, जिसने फोन करना है मेरे को सैटरडे कर ले 2 बजे से लेके 6 बजे तक। अभी हमें एक इशू आ रहा था पीछे हमारे लुधियाना में कि हम डिपार्टमेंट जाते थे, हमारा बड़ा टाइम वेस्ट होता था, ऑफिसर 1-1 घंटा बिठाई रखते हैं हमारे मेंबर्स को। तो हमने कमिश्नर साहब को कहा भाई सर ये बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम, मेंबर जाते हैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा उनको वेट करनी पड़ती है वहाँ पे, तो ऑफिसर बिजी है, वो कहते जी बैठो वेट करो। तो मैंने कहा जरा आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि टाइम फिक्स कर दें? तो उन्होंने कहा भी इस ऑफिसर्स को मिलने के लिए ये टाइम है। और हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, कमिश्नर साहब इतने अच्छे थे, उन्होंने सेम डे सब ऑफिसर्स को कहा अपना अपना शेड्यूल भेज दो और होस्ट कर दो वेबसाइट पे और नोटिफाई कर दो, वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगा दो कि मेरे को मिलने का समय 2 से 3, और 2 से 3 तुम कोई और काम नहीं करोगे, सिर्फ पब्लिक को और मेंबर्स को मिलोगे, प्रोफेशनल्स को मिलोगे। ये अभी कल की बात है, मतलब कल हमारी मीटिंग थी, तो मैं तो बता रहा हूँ। तो मैडम इट शुड बी लाइक दैट, आपका भी प्रॉब्लम सोल्यूशन है और मेंबर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल है। रादर मैं तो एक इसमें इससे भी आगे हूँ, मैं तो कहता हूँ मेल डाला करो जिसको भी कोई काम है। हाँ, आप ईमेल के थ्रू वर्किंग करवाना शुरू करो तो आपका सारा काम बड़ा क्विकली और इजीली हो जाता है चीजें। एक बड़ा सर चुभता हुआ क्वेश्चन है, देखिए विशाल जी, इसको थोड़ा सा आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मेंबर्स ये कहते हैं कि जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जब वो काउंसिल मेंबर बन जाते हैं तो उनकी इनकम सडनली बढ़ जाती है। तो क्या आप इस फेवर में हो कि मैं काउंसिल मेंबर बनने से पहले जितनी मेरी इनकम है, जितने मेरे क्लाइंट की लिस्ट है, वो मैं पब्लिसाइज करूं, काउंसिल बनते वक्त में मैं करूं जो भी 3 साल में रहा हूं, ताकि कम से कम एक मेरा कंपैरिजन हो जाए कि भाई मैंने अनफेयर मीन से वो काम अपने आप नहीं ले लिया। यू आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसमें मान लो मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैंने तो अपने क्लाइंट लिस्ट शेयर करने को तैयार हूँ, मैं अपनी इनकम लेवल शेयर करने को तैयार हूँ, सारा कुछ होस्ट करने को तैयार हूँ, बट हाउ यू विल कंपेयर जो कोचिंग में है, सर वो तो जो हर मीन से मतलब देखिए नहीं सारा नहीं, एक जितना मिनट, भी आप उनको कंपेयर ही कैसे करोगे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो एंट्री ऑपरेटर हैं, जो कमीशन एजेंट है हमारे प्रोफेशन में? वो एंटी अब ऑपरेटर तो उनको, अपनी इनकम लेकर के नहीं आएंगे ना सर, एंटी हाँ ऑपरेटर तो, कहाँ लेकर के आएंगे वो हाँ तो फिर वो तो उनको तो आप ऐसे समझोगे कि वो तो दया के पात्र हैं। नहीं नहीं सर, देखिए हाँ, काम का मतलब होता है कि बिजनेस एक बिजनेस मिनट जो मेरी बात बिजनेस सुनो, अब जो मेरी नंबर मैं 1 में समझो, बिजनेस आ रहा है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप उनको जो एंट्री बिजनेस में है, जो एडजस्टमेंट का बिजनेस करते हैं, देखो बहुत लोग कहते हैं आई एम इन एडजस्टमेंट बिजनेस एंड आई एम फाइटिंग इलेक्शन, पता है ना आपको ये बात, है ना? तो उनकी तो इनकम वाइट में है ही नहीं, करोड़ करोड़ रुपया वही खर्चते हैं इलेक्शन में, क्योंकि जिसने फोन कॉल से बनाया होता है पैसा तो उसको खर्चने में भी कोई टाइम नहीं लगते, यहाँ पे सेटलर इलेक्शन। बोलते हैं अपने आप को, सेटलर, आई एम ए सेटलर। हाँ, तो जिसको देख के बाकी सारे पिस रहे हैं,
क्योंकि मोदी जी को कहीं लगता है कि मेरी डिमोनेटाइजेशन या बाकी सारी चीजें ये फेल कर रहे हैं, है ना? आपको भी ये रियलाइजेशन तो है ना, मतलब हाँ सर, सबको वो ये 1-2% आज तक वो ब्लैक शीप नहीं समझ में आया कि वो हमें कौन तो है। लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ ही वहां से शुरू हुई है। जहाँ वहां से शुरू होती है। हमारी तो यही डिमांड है। हम तो खुद कहते हैं एसएम के, हमने फोरम पे ये बात उठाई थी कि भाई और कुछ नहीं होना है, गवर्नमेंट के साथ में नहीं लड़ सकते, काम करते हैं एक आम माफी करते हैं, सारे मेंबर्स चलते हैं, माफी मांग लेते हैं कि जी वो 1-2% की वजह से आपका ड्रीम फेल हो गया, तो कम से कम आप हमारे ड्रीम को तो लात नहीं मारो, आप हमें बख्श दो। देखो, पहली बात मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, उनका ड्रीम हमने फेल नहीं किया। हमने नहीं एक सर, दो वो 1-2% लोगों ने, वो एक जो दो सेटलर और वो परसेंट जो भी एंट्री मैं बाज है। कह रहा हूँ, उनका भी रोल उसमें 1-2% का भी, टोटल रोल 5% ही होगा या 2% ही होगा। अगर 100% माने पूरी स्कीम को, तो उसमें भी उनका रोल, अरे अरे आप उनको, ठीक है उनका रोल है, वो पब्लिश भी हो गया, वो आज तक ने स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी कर लिया या कुछ भी हुआ। ये क्या है, अंकुर गुप्ता टू एवरीवन। ये लिख रहे हैं कि जी हमारे प्रेसिडेंट ही प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो प्रैक्टिशनर का क्या दर्द समझेंगे। देखो ऐसा नहीं है, वो रिलायंस फोटो मैन के नाम से, फोटो रिलायंस मैन के नाम से, फोटो वायरल हो रही है ना सर आजकल, वो हाँ रिलायंस मैन की और वो क्लियर अटैक्स वाली वो जो एक वो फोटो है वो बड़ी वायरल हो रही है। अरे वो सारा कुछ ही देखो रिलायंस का ही होना है इंडिया में आने वाले समय में, सब कुछ हो ही रहा है। तो रादर उनको अगर हमारी बात ना अच्छी लगे तो उन्होंने जूम भी बंद कर देना बीच में, सुना भी रिलायंस रिलायंस वर्ड बार बार आ रहा है, तो पीछे से ये कम्युनिकेशन बंद हो जाया करनी है कि 3-4 बार रिलायंस वर्ड आया है, अगर फेवर में नहीं है तो बंद करो इनके कनेक्शन। हाँ, तो ये चीजें कुछ कंट्री में गलत हो रही हैं, वी अपोजिंग दैट। एक बंदे के पास इतनी पावर्स या इतना मोड्स नहीं होने चाहिए कि एवरीवेयर ही शुड प्रिवेल। तो हमारा इंस्टीट्यूट को भी बड़ी फर्में गवर्न कर रही हैं, तो उसमें कोई दो राय तो है नहीं, सारा कंट्री बड़ी फर्में गवर्न कर रही हैं। हमारे इंस्टीट्यूट को चला कौन रहा है, या बिग फोर चला रहा है, या बिग कोचिंग फर्में चला रही हैं, सर या बिग फोर से एक या बड़ा, बिग आज बिग आज सुबह का एक मुद्दा एक ग्रुप पे चल रहा है कि बिग फोर के कितने मेंबर्स हैं हमारे काउंसिल में, 5 या 6 वर्सेस हमारे 28 जो सीएमपी में है, मतलब जो जो बोलते हैं एसएमपी वाले मेंबर्स है वो 28 हैं, और 5-6 ही सिर्फ बिग फोर वाले, तो मतलब बिग फोर वाले 5-6 मिला करके 27-28 को नहीं लीड। होंगे मेरे भाई, 10 होंगे। चलो सर 10 ले लो, पर 10, फिर भी 22 तो मेजोरिटी में है एसएमपी 22, वाले। वो 10 है, ये एक एक करके 22 हैं। हाँ वही वाली बात है। तो ठीक है ना? अब क्या विशाल जी अब ये क्या मैं, बताओ आप पहले मेरी बात समझे कि नहीं? नहीं नहीं वो हाँ बात समझ गए सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो वो 10 वाला जो, है या 11 है या 8 है या 9 है, डिपेंड्स अपॉन, बट ये एक एक करके 22 है। तो 10 वर्सेस 1 प्लस 1 प्लस 1, वो कब इकट्ठे हुए? अरे ये भी मुद्दा था कि 32 मेंबर की अगर यूनिटी नहीं बन पाई, और हम बात करते हैं कि भैया सीए प्रोफेशन में यूनिटी लेके आओ, तो वो चीज कैसे होगी? वो यूनिटी कैसे आएगी विशाल जी? वो यूनिटी आप कैसे समझते हो कि वो यूनिटी आ सकती है? क्योंकि एंड में सर बयान वही होता है कि मैंने तो कोशिश की थी, मैंने तो बाकी नहीं कोशिश माने। करी, हाँ बाकी नहीं माने। आशीम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सभी कहते हैं, मतलब सभी मानते हैं इस बात को। हर कोई, किसी से भी बात कर लो सिटिंग मेंबर से, चाहे वो जैसे बोल रहे हैं कि भाई कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है जो इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं, कोई 15 साल पुराने भी हैं, कोई 4 बार पुराने वाले भी हैं, सभी का ये कहना है मैं तो तैयार था जी, बाकी नहीं माने। अब वो बाकी कौन है वो कभी पिक्चर में आते नहीं, वो समझ में नहीं आता भाई बाकी कौन। तभी तो आपको कहा है कि इनको को मिनट पब्लिश कर दिया करो बस। आप ना, आप ज्यादा मांगते हो, वीडियो रिलीज करो जी, होस्ट करो, हम लाइव देखेंगे आपको, आप क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो। अरे यार सर वो तो मिनट देखो पहले एजेंडा दे दो, उसके बाद मिनट दे दो, हमें पता लगे किसका क्या उस कॉन्ट्रीब्यूशन। वही बात है ना, देखो कि हाँ मिनट्स भी नहीं देने, रिकॉर्डिंग भी नहीं देनी, हाँ। और वो भी तो नहीं बताना इसलिए कि हमें वो बाकी कौन वो है। इसी अभी वजह देखो से हमारे एक भाई हम, मिनट के, एक मीटिंग के मिनट होस्ट हुए, आपको पता लग गया ना बाकी कौन है कि नहीं लगा? हाँ बिल्कुल पता चल गया, उसमें आप साफ आपने पता खुद चला। कहा 5 एक तरफ थे, 15 दूसरी तरफ थे, 10 18 एब्सेंट थे, दूसरी तरफ थे और 5 एक तरफ थे। तो 9 एब्सेंट थे। हाँ 9 एब्सेंट थे। हाँ, तो इसलिए आपको सारा कुछ पता है, आप सारा ध्यान देखो। रादर रादर आरटीआई डाल दिया करो हर मीटिंग के बाद, काउंसिल मीटिंग के बाद। अरे सर आरटीआई डालने वाले भी एक दीपचंद जैन जी हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, पता नहीं अभी आज ही इस वक्त में है या नहीं है। मेरे ख्याल से उनको आरटीआई मैन ही बोला जाता है। उन्होंने इतनी आरटीआई डाल रखी है, इतनी आरटीआई डाल रखी है कि शायद उनकी आरटीआई और जवाब जो वो खुद कहते हैं कि भाई आरटीआई का जवाब ही आता है। पूछ रहा हूं मैं कि भाई जो घंटा घर की रोड है रेलवे स्टेशन से लुधियाना, घंटा घर की रोड कौन सी है,
और बताया ये जाएगा कि देखिए लुधियाना में कई चारों तरफ रोड्स हैं, वो रोड्स का डेवलपमेंट ये हुआ, फलाने की उसमें हुई, ढिमकाने, ये नहीं बताया जाएगा जी वो चावला रेस्टोरेंट किस तरफ है जिस तरफ मुझे जाना। आपको लुधियाना की काफी नॉलेज लग रही है। तो नवीन भाई पता है क्या है, इंस्टीट्यूट में तो आप ये पूछ लो ना, मतलब मैं अक्सर ये कहता हूँ ये बात, मैं मतलब मैं तो रहा हूँ, उस तरफ भी रहा हूँ और इस तरफ भी हूँ, दोनों तरफ भी हूँ। अगर हमसे ये कोई पूछ ले ना कि सूरज किस दिशा से उगता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट घबरा जाता है, इसने पूछा क्यों? इसने क्यों पूछ लिया? वो कहेंगे अक्सर तो सूरज पूर्व दिशा से उगता है, पर हमने कभी देखा नहीं। सर वो मुद्दा रह गया कि इनकम, आप अगर ये बात उठे कि भाई इनकम डिक्लेरेशन देना है तो आप इसके फेवर में है कि नहीं है? मैं इसके फेवर में हूँ जी, बट मैं बिल्कुल आप आपको फेवर ये में। कहना चाह रहा हूँ, उसको अपनी इनकम ये सारी डिक्लेयर करनी है कि वो रियल मायने में क्या सर्विसेज दे रहा है। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मतलब आप ये नहीं आप कहोगे कि अब मैंने आपको पहले कहा, मैं अपने क्लाइंट लिस्ट और सारा कुछ देने को तैयार हूँ। आई एम वर्किंग इन माई ऑफिस मॉर्निंग 10 to 8, मेरे वर्किंग आवर्स हैं ऑफिस में 10 घंटे के रोज। इलेक्शन लड़ूंगा 2 महीने 4 महीने ऑफिस छोड़ूंगा, फिर मैं कंपेनिंग करूंगा। बट आई एम नॉट, ऑथेंटिकली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इन एडजस्टमेंट बिजनेस, आई एम नॉट इन एंट्री बिजनेस, आई एम नॉट डूइंग एनी ऑड प्रैक्टिस, आई एम डूइंग 100% लीगल एंड ऑडिट प्रैक्टिस, इनकम टैक्स प्रैक्टिस। सर विशाल जी, देखा जाए तो नफरा भी तो इसी बात के ऊपर कमेंट कर रहा है कि सीए प्रोफेशन की जो क्वालिटीज होनी चाहिए थी वो क्वालिटीज नहीं दी गई। कंपनीज की ऑडिट फीस 4-4, 5-5 हजार, और बल्कि एक ग्रुप में आज आया कि उसमें तो नेगेटिव ही है कि नफरा की जो फिगर आई है शायद उसकी भी ऑडिट की जरूरत है, कि वो ये कह रहा है कि भाई नेगेटिव में भी लिए, मतलब ऑडिटर्स ने खुद पैसे दिए कि हम आपको ऑडिट कर देते हैं और उसको दिखाओ, ऑफिशियली दिखाओ, मतलब उसकी नफरा की खुद की उसमें है। तो अब नफरा की जैसे बात करते हैं तो विशाल जी जैसे ये अरे मैं कंसल्टेशन, 1 मिनट नफरा की बात कर देता हूँ आपके साथ। अगर आप चुप करके बैठ जाओगे, रादर CNBC एक न्यूज निकाल रहा है कि ये छोटी कंपनीज का ऑडिट जा रहा है, वो तो बेचारा 20 करोड़ तक की कह रहा था, ठीक है ना, उसके पास बेचारे के पास आधी इंफॉर्मेशन थी। हमारे इंस्टीट्यूट के पास तो वो भी नहीं थी। हमारा इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट तो वीडियो रिलीज करके कह रहे हैं भाई कुछ नहीं हो रहा, आप चिंता ना करो। और फिर बाद में कहा जा रहा है अरे ये कैसे, अरे वो तो रिटायर हो रहा था, वो तो जाते जाते कर गया। अरे भाई वो 6 महीने से लगे हुए हैं, कितनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है अरे काफी, आप एक एक इसके पीछे डाटा देखो, वर्किंग, अरे 45 पेज बहुत, की ये रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, सर मैंने ये भी एक बड़ा मुद्दा है विशाल जी, हमने भी देखी है। ये भी एक अरे बड़ा मुद्दा है। देखो, लेकिन उसने बताया। मैं नवीन भाई यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा विशाल जी आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ये बड़ा एक सीरियस मुद्दा है कि झूठ बोला गया, ये सरेआम झूठ बोला गया, प्रेसिडेंट से भी बुलवाया गया, उनकी वीडियो रिलीज करी गई, तो ये क्या अरे झूठ वो नहीं सिर्फ ये कह सरेआम? रहे थे, मेरे को याद है आशिम भाई, पहले भी हुआ ये बात, पहले भी 2015 में या 12 में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली बात, बैंक ऑडिट की लिमिट बढ़ाई 20 करोड़। हाँ हाँ, वो तब ये क्या जा रहा था कि कर तो दो पर इलेक्शन के बाद कर देना। हाँ, इसको पोस्टपोन कर नहीं लो। बट ये सर सरेआम जो झूठ बोला गया, एक हाँ। मेंबर ने ये भी कहा ट्विटर पे कि रूमर है, और प्रेसिडेंट की वीडियो हर जगह पे घुमा दी, इसके हाँ, अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं बनता क्या कि आपने सरेआम मैं झूठ फिर बोला? आपके कह रहा हूँ, मैं मान लो आप पिछले, आपने कहा कि हम अगस्त से लगे हुए हैं, देखो अभी आपने पब्लिसाइज किया तो वो यार जस्ट 43 आवर सिटिंग, उसमें से भी हम 3 लोग निकाल दे तो 40 आवर सिटिंग। आपने भी 1000-2000 मेंबर्स को भेजा, कितने मेंबर अवेयर हैं, कितने मेंबर वेकेंट हैं, कितनों को क्या लेना है? हमारा तो एजेंडा है सिलेक्शन है, यहाँ तो एक ही एजेंडा है, कितने मेंबर्स को मिल लोगे, कितने मेंबर्स को पार्टी दे दोगे? यहाँ तो एक ही फंड है, 10,000 लोगों को 1000 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपया खर्चो और इलेक्शन जीतो। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए तो तुम लड़ लो। सर एनएसएम में होने की वजह से इस बार पार्टी के इनविटेशन नहीं आ पार्टीज रहे हैं। पार्टीज काफी कम आ रही है, पार्टीज की इनविटेशन बात बड़ी करते कम आ हो, रही अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कल हो सर वो चुकी है एक हमारे यहाँ। एनएसएम वालों को नहीं बुला रहे ना, वो कहते हैं ये हाँ, एनएसएम वो वाले आप लोगों को नहीं बुला रहे। हाँ, एक बात जरूर है, वो वीडियो नहीं खींच बनाने दे रहे, वो क्या फोटो नहीं खींचने दे रहे, पर फिर भी क्या है, हेलो, सब कुछ। अभी तो मैंने कहा पार्टी शुरू हुई है। यहाँ तो अच्छा मैंने आपको विशाल कहा है जी, कि नवीन जी ये एजेंडा लेस इलेक्शन है, कोई एजेंडा नहीं एजेंडा होता। लेस, एजेंडा लेस एजेंडा है, लेस, लेकिन सर इसमें एजेंडा यही है, एजेंडा यही है। देखिए एनएसएम का क्यों मैं कहता हूं कि क्यों बना है एनएसएम, एनएसएम नो सपोर्ट नहीं है, वो नो सपोर्ट इसलिए बना
कि फ्रस्ट्रेशन है, मेंबर्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, मेंबर्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट है। फ्रस्ट्रेशन भी नहीं मैं बोलूंगा, डिसअपॉइंटमेंट बोलूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट है कि किसी भी फ्रंट में देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से एक सिर्फ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन करके रह गया है। इंस्टीट्यूट हमारा लगता यही है कि सिर्फ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनकर रह गया है। आने वाले टाइम में शायद यही होगा कि हर ब्रांच जो है वो अपना एडवर्टीजमेंट करेगी कि आप आओ, सीए करो, फ्री प्लेसमेंट और प्लेसमेंट टू वेरी गुड कंपनीज। बस एक ये होएगा, कोई कोर्स नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं बचेगा, कोई प्रोफेशन वर्क नहीं बचेगा। और मैं इसी आपसे तरीके एक से चीज पूछूं, राकेश, एक गुस्सा राकेश जी मतलब का बुरा भी- ना मानना, मैं एक चीज पूछूं, आप लोगों ने नफरा आज आया, हमने पढ़ा, आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि हम इसको चैलेंज कर दें? हमने भी नहीं तो सर, सोचा चैलेंज 20 की लोगों नहीं, हमने मेल के रिगार्डिंग जरूर हमारी परसों ही अभी मीटिंग हुई है हमारी कोर मेंबर्स की। ना ना, मैं उसमें 2 ये साल डिसाइड पुरानी किया बात कि कह रहा हूँ, हम, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। 18 में तो आप लोग सीए थे ना? सर मैं 17 में पढ़ा तो एक साल सर, से सीए को हाँ हम सर मैं मई 17 में सीए बना। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ, आप 18 में तो सीए थे ना, इसलिए अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ लाइक माइंडेड कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, काउंसिल नो काउंसिल क्या फर्क पड़ता है। आप एजेंडा होना चाहिए, हमारे पास डिस्कशन होनी चाहिए, हम मेहनत करने को तैयार हैं, क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन ना इलेक्शन का। हमने बदलनी है दुनिया, बदल देंगे। सारे लोग जिनके पास पावर है उन्होंने थोड़ी बदली दुनिया, कॉमन मैन ने बदली है यार हमेशा दुनिया। अगर मैं 2009 में ये सोचता कि मैं तो इलेक्शन जीत नहीं सकता, आई वॉज द ओनली इन द लास्ट 50-60 15-16 सालों में, या कह लो 25-30 सालों में, आई एम द ओनली नॉन दिल्ली कह दो जिसने कोटा क्रॉस किया था, और मैंने कंपेनिंग के करी कुछ भी नहीं। इवन देन आई क्रॉस कोटा 1182, मेरे ख्याल आई थिंक 1100 प्लस वोट्स थी, कोटा था 154 वोट्स का। तो मैं कहता हूँ निकलना पड़ता है घर से, आप लोग भी निकलो, साथ दो, साथ लो, आप हमारा साथ लो ना। आपके पास कोई एजेंडा हो तो बैठो, बुलाओ आशे मीटिंग भी, यार विशाल जी आओ, हमने डिस्कस करना है ये पॉइंट, लॉ से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट सर, से। हम बल्कि प्रॉमिस भी ले रहे हैं जो भी मेंबर से मीटिंग कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट होते भी हो या नहीं भी होते, आप हर 2 महीने में या 3 महीने में एक मीटिंग के लिए हम इनविटेशन देंगे आपको, और आप अपना प्रोग्रेस बताएंगे कि भैया आपने 3 महीने के लिए क्या काम प्रोग्रेशन की? के लिए क्या। अरे बिल्कुल 100% लो। सर एक नफरा से हम रिलेटेड इशू था, हाँ ये जी, बात में सुनने में आ रही थी कि प्रेसिडेंट सर का नफरा के साथ कोई चल रहा है सर, चक्कर कोई ऐसा भी सर कुछ है? आप बैठे कहाँ हो पहले ये बताओ, पीछे बड़ी वो लगा रखी है आपने, नहीं बरनाला सर, ये हो कि कहीं छोड़ के कहीं चांद वो तो चूंद पे पहुंच गए? नहीं सर, बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है एक्चुअली, हूँ तब घर पे हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या था, मेरा क्वेश्चन ही सुना, मैं बैकग्राउंड में ही खो गया। नहीं सर, ये पूछ रहा था कि प्रेसिडेंट सर का कोई नफरा के साथ रिलायंस से रिलेटेड भी कोई इशू वगैरह चल रहा है सर, ये भी सुनने में आया था। मेरे को नहीं नॉलेज है, ओके, रिसर्च कर दूंगा, रिसर्च अपनी तगड़ी है, वो मैं ठीक ढूंढ है, दूंगा सारा कुछ। हाँ, ठीक है, ठीक। हमने पहले भी ये नफरा की जब ये बनाई तो वी हैव जो पिटीशन है वो 700 पेजेस की है, वकील ने तो सिर्फ प्रेजेंट करी, मेहनत तो किसी ने करी ना, किसी ने तो डाटा इकट्ठा किया क्या होना चाहिए। तो इट इज लाइक दैट, और आगे बढ़ो और लोग साथ लगो और चीजें चेंज हो सकती है, कोई इशू ही नहीं है। सर एक ध्रुव जी का क्वेश्चन है, मैं वो भी लेना चाहूंगा प्लीज। हाँ जी ध्रुव जी। जी सर, गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे एफएम अभी हैं, वो डेली मीट कर रहे हैं, कभी आईसीएसआई से कभी आईसीडब्ल्यूआई से उनको पावर्स दे रहे हैं, या उनसे पूछा जा रहा है कि जो भी नीडलेस। आवाज नहीं आ रही ध्रुव भाई, म्यूट हो गया, म्यूट है आपका हेलो फोन। हाँ जी, ध्रुव जी रिपीट कर दीजिए। सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ डेली आईसीएसआई आईसीडब्ल्यूए ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ हिंदी ਨੇ ची पूछ लो, हिंदी ची पूछ लो, बाकियां दिल्ली वाले नहीं समझ आनी। जी। आईसीएसआई और आईसीडब्ल्यूए से डेली मीट्स चल रही हैं एफएम की, उनको डेली कुछ ना कुछ पावर्स दी जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है नीडलेस कंप्लायंस को कैसे वीड आउट कर रहे हैं। बेसिकली तो वो आईसीएआई को खत्म कर रहे हैं डेली। हमारे इंस्टीट्यूट से कोई मीट नहीं होती कि क्या रिकमेंडेशंस हैं या कुछ भी हैं। तो अरे बेसिकली हम अपनी एनिमी हो गया इस गवर्नमेंट के। हमारी किसी की नहीं, हमारी पहले ये बात है, इन्होंने भी कहा कि हमारी यूनिटी नहीं है। अरे तुम्हारी यूनिटी हो तो मजाल है कोई डिसीजन तुम्हारे अगेंस्ट लिया जा सके। अरे आप मान लो आज पोर्टल नहीं चल रहा, आप लोग 10 बार 50 बार पोर्टल चला के देख के भी चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा,
हमें तो पहले जब सीए करते थे तो इतनी पेशेंस सिखा दी कि वो पेशेंस अभी तक उस पेशेंस से बाहर नहीं निकल पाए। तुम पढ़ते रहो सारा दिन 15 घंटे 18 घंटे लेबोरियस बन के, कोई इश्यू ही नहीं है। तो वो पेशेंस लेवल ही है, अभी भी चली जा रहा है। कुछ मर्जी हो जाए दुनिया, इधर से उधर हो जाए, सीए को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सर आपके हिसाब से हमें किस डायरेक्शन की तरफ चलना चाहिए, आप ये बताओ। अरे गलत को गलत कहना बस, जो आपको लगता है गलत है, मतलब हम भी गलत हो सकते हैं बट किस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट सर, किस प्लेटफॉर्म पे? अपना ही प्लेटफॉर्म है, आपने बना लिया वही प्लेटफॉर्म है। हमने फेडरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। वो पर्पस यही है कि जो प्रोफेशन के अगेंस्ट इश्यू गलत हो रहा है वो हमने उसको उठाना है, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें आप अपनी कमेटी बना लो, आप उसमें कोई ले लो भी, हाँ ये हमने ऐसे करना, हम लेंगे इसमें। अरे कोई पैन इंडिया प्लेटफॉर्म तो हो ना जिसमें हम इश्यू को रेज कर सके। हाँ, हम भी सर आज एक हम लोग अपने राकेश 3-4 ग्रोवर जी का भी क्वेश्चन है कि अगर आप इन शॉर्ट अपना एजेंडा और विजन शेयर करें एज ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट तो वो क्या होगा? एजेंडा देखो आशिम भाई बहुत बड़ा है, बहुत चीजें चेंज करनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। मैं हूं या ना हूं, आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। आप लोग लगे हुए, डेफिनेटली यू विल डू समथिंग। आप लोगों के कारण हो सकता है कि कुछ मेंबर्स पे नकेल तो कसी जा सके। आप लोगों के कारण हो सकता है कि शायद इस बार पार्टियां ना हो सकता है कि इस बार पार्टी लेस, कुछ एजेंडा फुल इलेक्शन हो सके। हमारा तो हमेशा से एजेंडा रहा है, जब एनआईआरसी में आए थे तो एजेंडा होता था कि हमारे नॉर्दर्न रीजन में हमारे इंस्टीट्यूट 100 रुपए खर्चता है तो 50 कहीं वेस्टर्न रीजन में ही चला जाता है। 50-60 नॉर्दर्न रीजन में 1960 से लेके 2004 तक एक भी ब्रांच के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है जी। चंडीगढ़ ने ली सबसे पहले, फिर लुधियाना ने ली, फिर संगरूर ने ली, फिर अमृतसर ने ली। तो हमने 5-6 साल वर्किंग करी, 25-30 करोड़ रुपया इंस्टीट्यूट से लेके गवर्नमेंट लैंड हर ब्रांच को दिलवा दी। तो कहीं ना कहीं एजेंडा तो था ही ना। 15 से लेके 21 तक कोई वर्क नहीं हुआ, किसी ने इनिशिएटिव ही नहीं लिया। मान लो उस समय जलंधर ब्रांच और पटियाला ब्रांच ले ली थी, पर वो बन ही नहीं पाई क्योंकि किसी का एजेंडा ही नहीं है। कौन करेगा? मैं था, मैं इनिशिएटिव ले लेता था, या ब्रांचेस वाले इनिशिएटिव ले लेते थे, हम साथ लग जाते थे, या मैं इनिशिएटिव लेता था वो लग जाते थे, तो कंप्लीट हो जाता था काम। अब क्या है कि मान लो सेंटर काउंसिल में है, एजेंडा है, नंबर ऑफ इशू, सबसे ज्यादा इशू तो मेरे को टेंडर का ही लगता है। आज टेंडर में क्या हो रहा है, एक तो मिनिमम फीस, ये जो फीस लेते हैं, मान लो फाइलिंग फी 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं, पीछे मैंने भरी एक में 25,000 प्लस जीएसटी, 29,000 रुपए शायद भरे अपने, और कहते जी नॉन रिफंडेबल है। मैंने वो तो आईबीए सिंपल की, आईबीए इंडियन बैंक आईबीए एसोसिएशन है, हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो सर। 760 लोगों ने अप्लाई किया, मेरा ख्याल कहते हैं अपॉइंटमेंट सिर्फ 70-80 को दी, बाकियों से 600 से पैसे लेके उससे 25,000 से फंड क्रिएट कर लिया। 600 इंटू 25,000 कर लो कितने पैसे होते हैं, मेरा ख्याल 1.5 30 करोड़ लाख हो गया कि 1.5 करोड़, 600 हाँ, मेंबर, 600 हाँ, 600। 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। अब उसमें से 15-15 लाख फीस बाकियों को बांट देंगे। मीन्स ये फंड अच्छा तरीका है इनका काम करने का। मैंने तो इनको पीछे भी ये सजेशन दी थी, हर पोस्ट के लिए आप एक फॉर्म रखो। मान लो आपने यूजीसी से फॉर्म क्यों वेस्ट करते हो पैसा, अब यूजीसी के थ्रू आपने मान लो किसी को भर्ती करना है, रखो उसकी फीस 10,000, रखो उसकी, देखो उससे जितना पैसा हो जाएगा साल भर की सैलरियां निकल जानी है सबकी। तो एजेंडा तो ये टेंडर सिस्टम को बदलना, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का सिस्टम को बदलना, बैंक ऑडिट में अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं आजकल तो हर जगह पैसे देके ही हो रही है, अरे उसको सिस्टम को ये भी मुद्दा है आपने उठाया, फेवरेटिज्म। विशाल भाई आप चले गए, आपको पता लगा कि आशिम ने इलेक्शन में मेरी मदद की तो आशिम को काम दिलवाऊंगा, ये काम कैसे बंद होगा सर? फेवरेटिज्म। देखो ये काम कभी नहीं बंद होने वाला, बट बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेटिक सिस्टम से अपॉइंटमेंट हो तो अपने आप खत्म हो जाना है। तो पिछले 8 साल से चिल्ला रहे हैं अपने कौन से वाले की सॉफ्टवेयर लग गया, सॉफ्टवेयर लग गया, लेकिन अगर एक भी हाँ, लेकिन अगर एक भी बंदे को सॉफ्टवेयर के बाहर अलॉटमेंट मिल गई तो मतलब सॉफ्टवेयर में कोई लूप है सर? अरे बिल्कुल है, फिर भी है, या इतने टाउट्स हैं जो करते हैं काम, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए ये मतलब ऐसे है कि खुद ही घंटी बांधनी पड़ेगी इन चीजों पे। मेंबर्स के इतने इश्यूज हैं, स्टूडेंट्स के इतने इशू हैं, पीछे तो देखो हम ये डाटा आ रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम हो गए। अरे जब प्रोफेशन डिग्रेड होता जाएगा तो स्टूडेंट तो कम होंगे ही ना। राकेश ग्रोवर, व्हाई आवर फ्रेशर सीए, क्या था क्वेरी? वाई आर फ्रेशर सीए नॉट गेटिंग सैलरी एट पार? तो वही मुद्दा है कि सर आप सीए बन के 50-60 मिल रहा है, इतना तो बंदा ग्रेजुएशन करके भी कमा लेता है आज की डेट में।
बात ये सर, मैं आपको विशाल जी 2 फैक्ट बताता हूँ। एक तो अपना इधर फिरोजपुर साइड में होशियारपुर में एक वैकेंसी निकली चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और उसमें पैकेज लिखा था सर 2 लाख से 4 लाख, पैकेज लिखा था 2 लाख से 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक पैकेज किसी ने ग्रुप में शेयर किया था बठिंडा से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो सॉरी फॉर एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट 5.5 लाख, 5.5। सोनालिका ट्रैक्टर का था। सोनालिका ट्रैक्टर का 2 लाख से 4 लाख, और एयू 4 स्मॉल लाख। फाइनेंस बैंक का 5.5 लाख, 4 साल का एक्सपीरियंस। देखो बिल्कुल सही है। अब मान लो आगे का डाटा क्या है, किसी ने अप्लाई किया कि नहीं किया? किस चीज के रिगार्डिंग सर, किस चीज के मान लो रिगार्डिंग? 2 अप्लाई से किया 4 होगा, की एडवर्टीजमेंट निकली, अप्लाई किया होगा, नहीं सर, अप्लाई किया। नॉलेज में नहीं है सर वो चीज, अब नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, प्रोफेशन में हमने खुद ही इंस्टीट्यूट लिख देता ये बात कि हमारी कैंपस इंटरव्यू में मिनिमम 3 लाख रुपए है या 4 लाख रुपए है, आप इससे नीचे कोट नहीं कर सकते, अपनी काइंडली अपना ये वापस लो एडवर्टीजमेंट। करेगा ना कोई ऑब्जेक्ट इस बात को? सर हमारी सिटी में दूरी में एक बार एक बंदे ने अखबार में पर्चा निकलवाया था कि सीए चाहिए। मैंने आईसीआई संगरूर ग्रुप में डाला था, और आईसीआई संगरूर कमेटी को भी टैग कर रहा था कि कम से कम इसको फोन करके डरावा तो दे सकते हो ना कि ये पर्चे निकाल रहा है अखबार में कि सीए चाहिए, है ना, ये कोई ईटीटी टीचर तो रखना नहीं है आईलेट्स पढ़ाने के लिए। तो जब लोकल लेवल पे कमेटी हो, अब सर मुद्दा वही है ना फिर। अब मान लो होशियारपुर में निकला तो ये इशू था ना, जलंधर ब्रांच ने टेक ओवर कर ले देते, साथ ही सोनालिका को भी चिट्ठी डाल देते जी ये अपनी एडवर्टीजमेंट वापस लो। मान लो कोई तो बठिंडा निकला, बठिंडा वाले ब्रांच एक्टिव होके ये इशू ले लेती या इंस्टीट्यूट ले लेता या एनआईआरसी ले लेती, तो कोई तो बेल करेगा ना। मैं तो एक ही बात पे आ जाता हूँ आपको, यार विशाल जी घंटियां बहुत बांध रहे हो आप, तो घंटी तो किसी ने बांधनी है ना। तो वही वाली बात है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है। एडवर्टीजमेंट निकल गई और कोई पहुंच गया अप्लाई करने वाला, तो इसमें गलत कहाँ है? जिसको नीड थी, तो हमारा ही प्रोफेशन डिग्रेड हुआ ना। निकालने वाले भी मान लो हो सकता है वहां सीए भाई बैठा हो, वो कहते हो जी मेरी सैलरी तो 10 लाख रुपए महीना है, बट क्या फर्क पड़ता है अगर 2 लाख रुपए साल के सीए मिल रहा है तो ले लो। तो इसलिए हमें ही देखना है, हमें ही अपने प्रोफेशन को ऊपर लेके जाना है ताकि कोई दूसरा इसको डिग्रेड ना कर पाए। अदरवाइज तो ये चीजें धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं। हमारे पंजाब में तो ये हालत है नवीन भाई, सबने बाहर निकलने का बीड़ा उठाया हुआ है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, दोबारा से बोलिए। वाशु अग्रवाल जी ने खास वो छींक दिया बहुत जोर से, तो सही बात है। मैं क्या कह रहे थे आप? यहाँ बाहर पंजाब में से तो सबने कनाडा जाना है, सबने बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, सबने तो यहाँ काफी प्रोफेशनल्स लगे रहते हैं। तो इसलिए देखो हम ही चीजों को डिग्रेड कर रहे हैं, हम ही उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। सिर्फ चीजों को थोड़ा थोड़ा, अभी आप लोगों ने चीजें ऑब्जेक्ट करना शुरू करी, इलेक्शन के बाद भी इसको कंटिन्यू करिए, आपको लाइक माइंडेड मिलते जाएंगे लोग। वही था सर, इसमें एक चीज और भी थी, 2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया तो एनएसएम में यही था कि जब सीनियर इलेक्शन के लिए आते हैं ना, तो यंगस्टर के पास ना सीनियर मेंबर लेके आते हैं और उनसे फोन करवा देते हैं, जैसे भैया विशाल भैया ने बोला है कि उनको वोट कर देना। तो हम बोलते हैं कि यार क्यों कर दें, आपके कहने पे क्यों कर दें, है ना, उनको बताओ, कम से कम हमारे सामने खड़े होकर कुछ बोल तो सके ना कि भैया ये एजेंडा है हमारा, कम से कम ये हम करेंगे। तो अब सीए को इतना डिग्रेड तो इन्होंने किया ना कंटेस्टेंट ने कि भैया इनको पार्टी दे दो, इनको दारू पिला दो, बस काम हो गया, इनकी वोट आ गई। तो इतना तो बुरा हाल म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में भी नहीं है, अगर आप सोचते हो कि भैया मेंबर को ये पार्टी दे के अपना काम करवा लीजिए। और दूसरा सर, जो एक प्रेसिडेंट का रिसेंट बयान आया 2-3 दिन पहले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट अपने आप को तैयार करें इंटरनेशनल अकाउंटिंग के लिए, इसके क्या मायने हैं? मेरे को ये समझा दीजिए, क्या हम भी कर ले सर? और हम तो एक विशाल इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐड करूंगा। आपने मेरी बात पकड़ ली, एक मेरी बात को आप प्रेसिडेंट के बाद इसमें मैंने तो ये कहा कि सबने बाहर जाना है, तो वो कई प्रेसिडेंट ने भी सुन ली होगी ये बात। वो अंतर्यामी थे, उन्होंने शायद 2 दिन पहले सुन ली कि 2 दिन पहले सुन ली। सर कुछ तो बकायदा ब्राउचर बांट रहे हैं कि कैनेडा जाने का वे आउट क्या है, कुछ तो बकायदा ब्राउचर बांट रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर एक इसमें मुद्दा एक और ऐड करना चाहूंगा। हमारी कुछ सिटिंग सीसीएम से भी बात हुई, तो जब हमने उनको बोला कि भैया क्योंकि आप बैठे हो बड़े शहरों में, आपकी तो बड़ी प्रैक्टिस है,
हम छोटे शहरों में बैठे हैं, दूरी की अगर बात करें तो हमारी प्रैक्टिस का दायरा अलग है। तो क्या आपके विजन में वो है या नहीं है? तो हमको ये बोला गया कि भैया आप लोगों की छोट सोची है, और आप किसी की एग्जांपल दे दी जाती है मंडी गोविंदगढ़ से कि उनको देखो वो फॉरेन अकाउंटिंग में है, आप फॉरेन अकाउंटिंग करो, आप अरे फोरेंसिक जब मैं ऑडिट करो। स्टूडेंट था तभी भी हमें भी वही मिलती थी। हाँ, जब हम स्टूडेंट थे 2002-3 में, तो हमें भी वही एग्जांपल थी। एग्जांपल्स चेंज नहीं हुई 15 सालों में, 18 सालों में सेम एग्जांपल है। अरे वो जो काम है ही नहीं। अब हमें नेटवर्किंग में पढ़ाया जाता है, कैसे होगी नेटवर्किंग यहाँ छोटे शहरों में बैठ के? बड़े शहरों में नहीं हो पाई तो छोटे में कहाँ होगी? सर हमने तो नेटवर्किंग भी कर ली ऑडिट से विशाल हट जी, के हमने सोचो तो असीम भाई, ऑडिट से हट के सोचो। जब हम 2017 में सीए बने सर, 2018 में कन्वोकेशन हुई, और जब हम बैठे थे सीट्स पे अपनी डिग्री लेने के लिए, तो काउंसिल मेंबर, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था काउंसिल मेंबर के साथ, तो बड़े बड़े कोट पहन के जब भाषण दे रहे थे, तो उनके भाषण से ये लग रहा था कि शायद उनकी मेहनत की वजह से हम सीए बन गए हैं। और उस टाइम पे एक पहला लेक्चर ये था कि भैया गो फॉर नेटवर्किंग, गो फॉर मर्जर। तो हमने वो अडॉप्ट कर लिया सर, 7 पार्टनर्स की बड़ी फर्म बना ली। तो खर्चा पल्ले पड़ गया सर 40-50 हजार का, टैक्स पल्ले पड़ गया, अलॉटमेंट इतनी है सर। अब बात ये हो गई है कि जब बैंक ही खत्म हो गए तो मर्जर वाला नेटवर्किंग वाला सिस्टम भी खत्म हो गया फॉर द पर्पस ऑफ बैंक। तो ये भी सिस्टम। तुम मेरे से क्या जानना चाह रहे हो? क्वेरी क्या है? सर आपका मतलब कि जो राकेश जी का क्वेश्चन है वही है, आप कैसे चेंज करोगे? कैसे ये है। चेंज करेंगे? देखो फिर वही बात है, मैंने तो आपको सिंपल, आपने 2 एग्जांपल बता दी, मैंने आपको दोनों के हल बता दिए, ठीक है ना? मैं आपने मेरे को कहते हो कि कैसे हल करेंगे? देखो ब्रांड बिल्डिंग तो हमें ही करनी है, हमें ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कोई दूसरा तो बाहर से आके बढ़ाने वाला है नहीं। ऐसे तो है नहीं कि सीएस वाले सीए के लिए मार्केटिंग करेंगे। अगर हमारा इंस्टीट्यूट एक मिनिमम क्राइटेरिया चीजों का फिक्स करना शुरू कर देता, जैसे उसने प्रैक्टिस में शुरू कर दिया, जॉब में भी कर दे कि मिनिमम फीस क्राइटेरिया, किस कंपनी ने भी कोई एडवर्टाइजमेंट होस्ट करनी है तो मिनिमम 50,000 की करेगा। हमें उन्होंने प्रैक्टिस में एक दिया ना कंसेप्ट पेपर भी, आप ये मिनिमम फीस चार्ज करो। मतलब मैं तो अगर कहता हूँ कि अगर मैं उस हिसाब से फीस चार्ज कर लूँ पंजाब में या लुधियाना में बैठ के, तो शायद हम अमेरिका से भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी चीजें। तो इसलिए इंस्टीट्यूट को ये कुछ चीजों पे लीड लेनी है। एक आइडिया आया तो इंस्टीट्यूट एक एडवाइजरी इशू कर दे कि हमारा जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम फीस, अगर इफ यू हैव टू एडवर्टाइज फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट, you must quote minimum to minimum 5 lakh of rupees. Below that, if you will issue, so you have to provide कि ये फीस कम क्यों है। क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दे ना इंस्टीट्यूट, एडवाइजरी तो इशू कर दे। क्योंकि जो हमारे इशू करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि जिसमें एग्जिस्टिंग सीए ना हो और वो दोबारा मतलब कोई नॉन सीए की एडवर्टीजमेंट निकाले। तो पहले बार एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, वो ध्यान रखेंगे भाई हमारे इंस्टीट्यूट की एडवाइजरी है 5 लाख से नीचे नहीं निकालना, तो नहीं निकलेगी एडवर्टीजमेंट, तो अपने आप रेट हाई हो गया। तो इसलिए जो नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको फर्स्ट डे से ही एक मिनिमम लेवल अचीव हो गया। अभी मैं सीए बनूंगा तो मेरे को मिनिमम 5 लाख का पैकेज तो मिलेगा ही, चाहे ए कंपनी में मिले, चाहे बी में मिले, चाहे सी में मिले, चाहे डी में मिले। तो इसलिए ये सारी जगजीवन जी, चीजें, आप जो मुद्दा लिख रहे हैं वो मुद्दा रहने नहीं वाला सर, मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। तो जो आप इशू रेज कर रहे हैं वो अल्टीमेटली खत्म ही हो जाएगा सर इशू। क्या इशू है? जगजीवन जी कह रहे हैं कि कुछ सीए दोस्त मेरे, नो वन इज डिस्कसिंग दैट सम ऑफ सीए प्रोवाइड डीएससी टू एडवोकेट, my friend advocate possessing DSC of 5 chartered accountant to sign the audit reports. So how it can be stopped? जगजीवन जी, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने पूरे स्टेप ले लिए हैं ऑडिट को खत्म करने के लिए, तो ये खत्म हो जाएगा सर मेरे हिसाब से। तो आंसर आशिम भाई ने दे दिया। देखो फिर वही बात है, हमें ही अपनी पहचान बनानी है, हमें ही अपनी हमारी लड़ाई मेरे हिसाब से आउटसाइड वर्ल्ड से कम है, हमारी इंटरनल लड़ाई ज्यादा है। टेंडर में भी हमारी आपस में ही लड़ाई है। आप देखो कभी कोई लीगल प्रोफेशन का काम टेंडर सर से, बट रेगुलेटरी बॉडी बनती इसी के लिए ना सर, उस मुद्दों को रिजॉल्व करे, ना कि अरे उनको वो हवा नहीं दे। बोल रहे तो क्या करे? वो किसी बात पे नहीं जवाब देते। वो कहते जी हर काम के कह देते हैं जी हमारी प्रेरोगेटिव से बाहर है। अरे तो उनका उसके किसी को लिए, इसके लिए सर नवीन भाई जी कसम लेते हैं जो टेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं कि भैया अगर तुम बोलते हो कि हमसे तो कुछ हो नहीं रहा, क्या इस्तीफा दोगे? तो मुझे लगता है नवीन जी आपसे भी वो कसम लेने वाले हैं। अरे वो ऐसे हाथ करके करवाया करो।
वो देखो जब आप नवीन और नवीन भाई कसम लेते हैं कि वो भैया नए वो जब आप वो कन्वोकेशन भूल गए क्या? वो कन्वोकेशन में नहीं वो हुआ सर ऐसा दिलवा के? सबसे टफ विशाल जी, सबसे टफ मोमेंट होता है वो मोशन ऑफ थैंक्स के साथ ही मैं ये बात करूंगा। ठीक है। अभी अशीम जी और कोई क्वेश्चंस हैं सर अपने व्यूवर्स के, तो एक बार आप वो ले लीजिए, नहीं है तो फिर विशाल जी का व्यूअर्स भी का एक काफी टाइम क्वेश्चन हमने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है, सिर्फ मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा, उसके बाद हम इसको मीटिंग को एंड करेंगे सर। पहले ये निशान जी बता का दो मेरे क्वेश्चन सेटिस्फाइडरी थे, मैं आंसर दे पाया कि मैं ऐसी बातें करके चला गया? वो सर पता वो क्या बाय है, एंड वो लार्ज मेंबर आपको बताएंगे, मेंबर्स वो बाय एंड अपने लार्ज आप में मेंबर डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैंने हम आपका तीन क्वेश्चन के मतलब जो आप पूछना चाह रहे थे उसके मैं जवाब दे पाया कि नहीं दे पाया? नहीं, हमें अपने Simple- आंसर मिल गए हैं सर, बट हम मेंबर्स को वो आंसर प्रोनाउंस नहीं करते, हम लेट मेंबर डिसाइड। तो हमारा एजेंडा ये है, हम किसी के लिए 1% भी प्रमोशन नहीं करते सर अभी हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप और में। हम तो हमारा बाद फोरम में है कि सर हम इस फोरम में कैंडिडेट्स को बुला करके सीधे सिर्फ उनका क्वेश्चन व्यू बिल्कुल स्ट्रेट जानते हैं, फॉरवर्ड। ताकि मेंबर जान पाए कि उस कैंडिडेट की सोच क्या है, उसके वर्किंग करने का तरीका क्या हो सकता है। वी लीव दैट टू मेंबर्स। सर इसमें एक क्वेश्चन निशांत जी का है, वो अगर आप रेलिवेंट समझे, अगर आप आंसर करना चाहें, वो पूछना चाहते हैं कि बिग फोर का वर्किंग का तरीका क्या है, हाउ दे शेयर वर्क, हाउ दे शेयर फी अमंग नेटवर्किंग फर्म एज इट इज इलीगल एज पर सीए, हाउ दे रिमिट प्रॉफिट टू देयर पेरेंट कंपनी, हाउ दे कैन एडवर्टाइज। इसमें एक मैं और भी ऐड करना चाहूंगा विशाल जी, जो एक जो सरेआम चल रहा है, जो चीज है आर्टिकल आर्टिकल की जैसे दिक्कत आ रही है आज की डेट में एसएमपी की, सर एक मेंबर के पास 10 सीए हो सकते हैं, और हम ये देख 10 आर्टिकल हो सकते हैं, हम ये देखते हैं कि सभी आर्टिकल बिग फर्म में जाते हैं तो वो रजिस्टर करवाते हैं किसी और सीए के नीचे, किसी और सीए से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और काम वो बिग फोर में करता है। ये जो चीज है वो अपरेंटली सबको मालूम है, तो इस चीज को क्यों नहीं रोका जाता? तो उसकी कोई इंटेंशन बनी है, किसी वजह से बनी है ना सर, कि भैया आर्टिकल को इतने रखे जाएंगे, 10 की लिमिट दे दी, तो वो इसको मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। देखो वो मैनिपुलेट तो करते ही है यार चीजें, सीए आर्टिकल किसी के पास करवा देते हैं, वो आपको पता ही है रेगुलेटरी कंडीशंस के कारण ही करवाते हैं ये सारी चीजें। कि क्या बोल्ड स्टेप नहीं लिया जा सकता सर? मेरा तो सोच ये है कि बोल्ड स्टेप क्या नहीं लिया जा सकता? वो आपने खुद ही जवाब दिया हुआ है कि 10 लोग वहां से हैं और यहाँ से एक एक करके 22 हैं, तो फर्क नहीं है चीजों का। तो दूसरा जो निशान जी ने पूछा कि ये कंसेप्ट क्या है बेसिकली बिग फोर का, क्या इसको हम कह रहे हैं ब्रेक द शेकल्स, जैसे मोदी जी ने बोला कि अपनी बड़ी अकाउंटिंग फर्म बनाओ जो फॉरेन का काम लेके आए, लेकिन यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट चल रहा है कि फॉरेन की फर्म्स बैठी हैं इंडिया का काम ले रही हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या थे मोदी जी ये? को अपनी नवरत्न कंपनियों के सारे टेंडर निकाल के देख लो, सारे कहना मतलब वो कुछ कह रहे सर हैं। मोदी जी को कहने वाले हम नहीं है, वो शायद कोई काउंसिल मेंबर ही है। नहीं जी नहीं, उनकी शायद बात कम सुने, हमारी ज्यादा सुन लेंगे वो। बात ये है, आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जब आप चाइना का विरोध करते हुए कह सकते हो कि आपको 80% सामान आपको इंडिजीनियस से खरीदना है, तो ये भी कह सकते हैं कि आपको सारा काम बिग फोर की बजाय इंडियन फर्म्स को ही देना है। आपको वो चीजें भी तो लागू हो ही सकती है ना। अब मान लो चाइना से लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं विप जारी हुए ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। आपने जो गवर्नमेंट का पोर्टल बनाया है उसमें आपने कहा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपकी जो सर वो परचेजेज है फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, आपको ओरिजिन देख के कर खरीदनी है, तो यहाँ पे भी हो सकती थी चीजें। चलिए मैं नवीन भाई से हैंड ओवर करूंगा, नवीन भाई प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू अशीम भाई, थैंक यू विशाल जी, आपसे बात करी, आपका विजन देखा, आपका विजन सुना, काफी मुद्दों पर बड़े बोल्ड मुद्दे भी रहते हैं नवीन जी हमारे। के हिमांशु जी का क्वेश्चन है, प्लीज वो ले लीजिए, उसके बाद हाँ, मैं हिमांशु जी का क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। हिमांशु जी ने काफी बड़ा लिखा है। हाँ विशाल जी, हिमांशु जी को एक ऑन कर देना, वो पूछ नहीं लेते हैं। पढ़ लेते हैं इसमें। हिमांशु जी का कहना यह है कि जो जब भी कोई बात आती है मेंबर्स की, गवर्नमेंट एजेंसी जब सीएस के अगेंस्ट में एक्शन लेती है, तो जैसे लॉयर या जो लॉयर्स हैं उनकी लॉबी या उनकी काउंसिल उनको मेंबर को सपोर्ट करती है, हमारी काउंसिल कभी मेंबर्स को सपोर्ट करती भी नहीं दिखी। इस बारे में आपका क्या, कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं है क्या हमारे काउंसिल के बीच में, या वो नहीं करना चाहते, या वो बाकी एजेंसीज के सामने गुडी गुडी बनना चाहते हैं, क्या आपको लगता है? देखो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं पर्सनल हिडन एजेंडा हैं जिसके कारण वो
नहीं अपोज कर पाते चीजें। अरे मेरे को अब मान लो पीछे डॉक्टर्स का कोई इशू हुआ, हेलो नवीन भाई, हाँ जी सर, आ रही है अच्छा, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ सुन जी, रही है? कंटिन्यू करिए सर, हाँ, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। मैं क्या पीछे मान लो हमारी जो प्रोफेशनल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका एक एजेंडा तो रहता ही है ना कि हमने अपने प्रोफेशन को रेगुलेट करना है और प्रोफेशन की वेलबींग के लिए काम करना है। अगर हम उन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो वो कैसे पॉसिबल रहेंगी चीजें। मान लो आज मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कि कोई एजेंडा, कोई रेगुलेशन ऐसी पास हो गई जो इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जा रही है या मेंबर्स एट लार्ज के अगेंस्ट जा रही है। अब मान लो आज ही है, आज ये कंसेप्ट पेपर इशू हुआ, मान लो ये इलेक्शन ईयर ना होता तो किसी ने भी नहीं देखना था इसको, किसी ने ना एनएसएम ने देखना था ना किसी और ने। हमारा जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको उठा के पढ़ते तो इस पे डिस्कशन में चले जाते। अरे नफरा आया, लागू हो गया, पास हो गया, इंस्टीट्यूट ने क्या किया? मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट छोड़ो, 32 स्टेटों में 32 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होते हैं जो इसको कोर्ट में ले जाते। मैं कहता हूँ हार जीत अलग बात है, लड़ू भी ना। मेरे को पता है मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यहाँ पे वोट्स कम है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हार जाता हूँ, फिर मैं लड़ू भी ना? क्या मैं कंटेस्ट भी ना करूं कि ये सोच के मैं तो हार जाऊंगा? मैं 2 बार पहले सीसी में हार गया, तीसरी बार मैं फिर सोचूं भी मैं फिर लड़ रहा हूँ, 4000 का कोटा है, कैसे पार होगा, कैसे मेंबर को? अरे मैं फिर सोच के ये घर बैठ जाऊं कि मैं तो हो नहीं सकता यार, लुधियाना में तो सिर्फ 1200 वोट है, पंजाब में इतनी है, हरियाणा में अदर देन एनसीआर सिर्फ 8000 वोट्स हैं, भी उसमें से भी 4000 पढ़नी है और उसमें से भी। अरे सोचूंगा तो रास्ता भी निकलेगा, कंटेस्ट भी करूंगा, लड़ूंगा भी चीजों को। मैं कहता हूँ तीसरी बार क्या, चौथी बार क्या, पांचवी बार क्या, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक इसको कंटेस्ट करते रहेंगे। इशू क्या है इसमें? आप जैसे लाइक माइंडेड पीपल बनते जाएंगे, जैसे जैसे हमने तो हर मुद्दा रेस किया है आज तक, और हमेशा ही किया है और हमेशा ही करते रहना है। ऐसा नहीं है कि वी शुड वेट कि काउंसिल आएगी, मेंबर बनेंगे। अब 19 में शायद हमें जाने की जरूरत भी नहीं थी, क्या जरूरत है? नफरा मेरे ऊपर तो लागू ही नहीं हुआ। पर मैंने उसमें एक क्लॉज देखी कि अगर मैं लुधियाना में एक ब्रांच कर रहा हूँ बैंक की जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की एडवांसेस हैं और उसमें फ्रॉड हो गया और ग्रोवर भाई ने किया, तो इनको भी नफरा का नोटिस आ जाना है, तो ये भी नफरा के अंदर कवर हो गए। मैंने कहा भाई तुम जब तुम्हारी इंटेंशन ऐसी है तो आप कहो कि जो एमएसएमई वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इसके दायरे से बाहर है। आपको स्मॉल प्रैक्टिशनर जिनकी 5 करोड़ या 10 करोड़ तक की प्रैक्टिस की लिमिट है वो इसके नफरा के दायरे से बाहर है। इट मीन्स तुमने मेरे ऊपर एक बैरियर लगा दिया, मैं नफरा के डर से बड़ा काम करूं ही ना, मैं बड़ी कंपनी को हाथ डालने की कोशिश ही ना करूं कि मैं बड़ी कंपनी का काम कर सकता हूं जिसकी 10,000 करोड़ की टर्नओवर है। जगजीवन लाल जी मोगा में बैठ के सेटिस्फाइड है कि हमने कुछ नहीं करना जी, हमने तो बड़ी कंपनी बॉम्बे जाके ऑडिट करनी ही नहीं क्योंकि हमें तो नफरा से डर लग रहा है ना। घर हर एक चीज का मुद्दा है, आवाज उठाओ कि हर एक चीज होती जाएगी। जितने भी इशू है सिर्फ सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो, बस इतनी सी बात है। अरे और हो चाहिए भी कितने, और मैंने आपको बताऊं बहुत लोग नहीं चाहिए होते किसी काम में। आशिम भाई और नवीन भाई लग गए एक मुद्दे के पीछे, करा लेना। हम भी 2-3 लोग लगे थे, हमने रिट पिटीशन डाल दी। मैं कहता हूँ मैं हार गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट दे दी जजमेंट भी, ये तो लेजिस्लेटर ने लॉ बनाया है, ये तो। अरे आज ट्रिब्यूनल मेंबर रिफॉर्म्स में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान आया कि व्हेन वी हैव पास ए जजमेंट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू पास ए लेजिस्लेटर अगेंस्ट दैट जजमेंट। भी आपको लॉ बनाने की जरूरत क्या थी? खुदा ना खास्ता मैं कहता हूँ कल हम दिल्ली हाई कोर्ट से नफरा के केस ये एक लॉ ले आए, एक नोटिस वो ले आए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, या ये फिर उसको मान लो कोई कमी निकाल के मैंने एक कॉमा पकड़ लिया जो गलत जगह डाला हुआ है, या एक फुल स्टॉप इन्होंने गलत एक्स्ट्रा डाल दिया जिसके कारण इसका मतलब बदल गया, और मैं हाई कोर्ट से इसकी जजमेंट ले आया और इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली फिर लेजिस्लेटर ने लॉ चेंज कर दिया, तो उस समय कहाँ जाएंगे? तो क्या लड़े भी ना सिर्फ इस डर से कि मेरे 10-15 दिन खराब हो जाएंगे, मेरे 10 लाख 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे? तो इसलिए ये लड़ाई तो चलती रहनी है, ये तो किसी ना किसी को आगे लगना ही पड़ता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस आंसर के लिए। वाइंड अप करें अब आशिम जी? हाँ जी, हाँ जी,
ओके, थैंक यू विशाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे फोरम पर, आपने अपने सारे व्यूज रखे। एक सर, बिफोर वाइंडिंग अप, एक मेरा क्वेश्चन लास्ट का रहता है। सर, आप एक इंटेंशन से जा रहे हैं, आप एक काउंसिल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनकर के, जिसको बोला जाता है कि लोकसभा ऑफ आईसीआई, आप उसमें जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप जो भी अपने एजेंडाज, जो भी आपकी विजन है, वो उन एजेंडाज को आप वहां पर प्रेजेंट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, उसको मेंबर्स के फेवर में। एक लास्ट क्वेश्चन बस सर मैं पूछता हूँ वाइंडिंग अप करने से पहले। सपोज कीजिए आपको लगा कि जो भी आपके एजेंडाज हैं उस पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो सर आपका क्या स्टैंड रहेगा? और अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं, हाँ मैं सर, मैं हाथ आगे करके कहूँ कि ऐसे वो, मैंने तो आशिम भाई से पहले ही पूछ रहा था कि आपको हाँ एक सर, ओथ दिलवाई गई थी ना जब आपने डिग्री दी थी। बिल्कुल दी बिल्कुल थी सर, आपने? उसी तरीके से क्या आप हम मेंबर्स को हाजिर मतलब सर नाजिर जानकर इसमें बेसिकली नवीन भाई दो हाजिर मुद्दे उठा लेना चाहते हैं कि या तो आप रिजाइन करें या धरना अगर देना देखो हो मेरे तो को, हमें मैं बुला आपको एक लेना, चीज हम बता दूं, पहले हाजिर होंगे वहां पे। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें आज तक कोई एजेंडा ऐसा ही नहीं लगा कि जो हमने सोच लिया और हम करवा नहीं पाए, अपनी लाइफ हिस्ट्री में ही नहीं है। मतलब मेरे को आप ये कहो कि ये एजेंडा है और अगर अपने मन को भा गया तो हमने वो करवाना ही करवाना है, बाय जैसे मर्जी हो जाए, चाहे हम सीधे रास्ते से जाएं, चाहे काउंसिल माने या सरकार माने या कोर्ट माने, हम तब तक लड़ेंगे उस इशू के ऊपर जब तक हमें वो समझ आता है। हम सरेंडर करने वालों में से पैदा ही नहीं हुए कि हम सरेंडर कर जाएं। मेरे को आप ये बताओ कि ये एजेंडा है, ये एजेंडा ऐसे लेना है, अपने को ये पता हो कि इसको ऐसे लेंगे, ये लीगल बैकिंग है इसकी, हम उसको कंटेस्ट करेंगे, चाहे काउंसिल ले या ना ले। कोर्ट बहुत अच्छी है, अदालत हर बात मानती है, अदालत में जल्दी जल्दी सही को सही कहा जाता है वहां पे। मान लो आपका कोई एजेंडा है टेंडर से रिलेटेड है, मैं कहता हूँ 32 में से 31 मेंबर कहते हैं कि नहीं जी जो सिस्टम चल रहा है वो गलत है। अरे आप उठा के उसको, आप एक टेंडर उठा के, आज मान लो हमें एक टेंडर बहुत खल रहा है, ये डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ आईडीबीआई का, जो 1 रुपए में किसी बिग फोर ने 1 रुपए, उठाया, हाँ बिग फोर ने उठाया था। उठाया ना जी। हमने एनएसएम में सोचा कि उसके अगेंस्ट कोर्ट से स्टे ले लें, सर हमने सोचा। हमें तो पता ही कल चला है कि कोई आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट का 2 टेंडर निकले हैं जो 2 बड़ी बिग फोर ने या किसी कंपनीज ने 1-1 रुपए में उठा लिए, एलआईसी वाला और ये आईडीबीआई वाला। अरे मैं 10,000 फीस कोट कर रहा हूँ, एक 5 लाख कोट कर रहा है, हम 10,000 वाले से पूछ रहे तूने 10,000 कैसे कोट करी, और यहाँ तो 10 करोड़ की फीस के बदले 1 करोड़ रुपया लिया गया है। उनसे तो उनकी आपकी बातों से क्वालिफिकेशन, हमें ये आइडिया हो रहा है कि अब एनएसएम को हमें प्रॉपर रजिस्टर करवा लेना चाहिए एज ए ट्रस्ट और ये केस फाइट करने चाहिए। नहीं ऐसा बात नहीं है, आप एक्टिव हो तो भी सफिशिएंट है। लाइक मान लो आपने सोच लिया ये करना है, आप शुरुआत तो करो, आप आईसीआई को लिखो कि सर आपके संज्ञान में है ये बात कि किसी ने 1 रुपए में ही ऑडिट उठा लिया, लेट देम आंसर। फिर उनसे पूछा जाए कि आप किस कैपेसिटी में आपने, अब पता लग गया 15 दिन बाद दोबारा लिखो कि मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी कि 1 रुपए में ये टेंडर उठाया गया, कि आपने उनसे कोई ऑब्जेक्शन रेज करी। चलिए ये एक अच्छा पॉइंट है विशाल जी कि हम कम से कम एक मेल रेज करें आईसीआई को और देखें कि कम से कम क्या वो बोदर करते हैं रिप्लाई के लिए। अरे आपका काम सिंपल इतना है, मान लो 50 लोग हो ना, जगजीवन लाल जी बैठे हैं, ग्रोवर जी बैठे हैं, आपको कोई इशू लगता है, ये सुनील भाई चंडीगढ़ से बैठे हैं, बोले कुछ नहीं, बैठे तो हैं सुबह से, बट पता नहीं सिर्फ फोटो लगा के कहीं ये चले तो सुनते नहीं गए। हैं सुनील भाई, पूरा सुनते हैं सर, पूरे एक्टिव और है। इनका माइक तो ऑन करो ना, तो इनके विचार भी बहुत, ये भी क्रांतिकारी नमस्कार। विचार वाले बंदे हैं, क्योंकि इनकी भी सोच बड़ी वो है, ये भी हर एक चीज का इनिशिएटिव लेते हैं, मैंने देखा विशाल ये विशाल जी विशाल जी इस बारे में कहना हमारा मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही रहेगा कि वो 32 को छोड़ करके बाकी सबके क्रांतिकारी विचार हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है नवीन भाई, क्रांतिकारी ऐसा विचार बस वही नहीं दिखते थे। देखो जीएसटी ऑडिट चला गया, टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ गई, अब ये नवरा भी हो रहा है, बैंक ऑडिट की लिमिट बढ़ गई, ये क्या है, वो क्रांतिकारी विचार वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी। एक्चुअली हमें पता ही नहीं हमें मांगना क्या है, हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना है। सर लीडर्स हम को लोग ही अगर कहते नहीं हैं पता, लीडर्स को ही नहीं पता कि क्या मांगना है, तो अब आप ये बताओ कि क्या हाँ, हमें हमारी मेंबर्स और वो हम ही हम में से कहते बीच हैं, हम कहते हैं हमें फीस बन रही थी, हमें हमारी फीस चली गई, हम ये कह रहे हैं।
हमारा मुद्दा ये है कि अब मैं हमारी समझ फीस बन रही थी, हमारी फीस चली गई, इसलिए इस डर से इंस्टीट्यूट क्या बोले बेचारा भी हमारे मेंबर को पैसे बन रहे थे, हमारे पैसे लौटाओ। इसलिए विजन क्लियर होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या था, आप सर, क्या चाहते हो। आप ये मुद्दा लेके जाओ कि आप तो चाहते ही नहीं ऑडिट हो, आप 4 साल में तो फॉर्म नहीं दे पाए, आपकी 6 करोड़ लाख करोड़ की बोगस बिलिंग है। इट मींस योर इंटेंशंस आर बैड, इट मींस यू आर नॉट शोइंग ट्रू पिक्चर टू द पब्लिक एट लार्ज। आप लोगों को नहीं बता रहे 6 लाख करोड़ की बोगस बिलिंग है, आपने हर किसी को चोर बना दिया, आपने अपने जीएसटी पे ताला नहीं लगाया, हर कोई बंदा चोरी कर रहा है। आप ये तगमा ले रहे हो कि 700 लोगों को पकड़ लिया, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हमने इन्फोसिस जिन्होंने ये गलत बनाया सिस्टम, उसके 50 लोगों को अंदर कर दिया। आप गलत डायरेक्शन में हैं हम सारे, हमें नहीं चाहिए फीस, हम फीस लेके अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, हमें फीस नहीं चाहिए। आप देखो, आपको आपने 2G स्कैम, कोल घोटाले, इतने घोटाले हुए क्यों? क्योंकि नॉन ऑडिट की वजह से हुए। किसने उजागर किए? ऑडिटर ने उजागर किए। 2G स्कैम किसने पकड़ा? सीएजी ने पकड़ा। कोल स्कैम किसने पकड़ा? सीएजी ने पकड़ा। अगर ऑडिट ना होता तो पकड़ा नहीं जाना था। आपको पता ही नहीं है, आप हर एक चीज को पैसे से तोल रहे हो इस कंट्री में। आप कह रहे हो टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा चोरी होगी, आप कह रहे हो कि 32 लाख करोड़ पे पहुंच गया बजट, बहुत अच्छा हुआ, कितने लोगों का भला हो गया? मुद्दा ही गलत है हमारा, हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। आप एक ऑफिसर कहता है कि इसको उठा के 250 करोड़ की कंपनी तक के ऑडिट बंद कर दो, वो कह रहा है ऐसी रिप्रेजेंटेशन अगर अपने काउंसिल वाले ताई जी के आगे कर दे तो मुझे लगता है दिक्कत कर नहीं दे, है। क्या होगा? आप रिजाइन करो ना एक दिन में 32 के 32। सर वही बात, सर ये यही वीकेंड तो- एंट्री चले जाएंगे यही- जो लोग यही हैं। तो- सर, यही तो बात वही बोली। हमारा- मैं खेलना कभी रिजाइन नहीं करूंगा। यही बात तो करी है, यही तो मैं बात आपको बोली ये है। कह रहा हूं, मैं अपने मुद्दे को चाहे जहां मर्जी, मान लो ये कंसेप्ट पेपर लॉन्च किया, मेरे को ये सारे कह रहे हैं कि इसके ऊपर ईमेल डालो, अपने अपने व्यूज दो। क्यों दो व्यूज? आप कोर्ट में इसको चैलेंज करो, whether he is having authority to issue this concept paper, whether he is any object, whether he is having authority to issue this concept paper for the companies who is having less than 500 crores of rupees। मुद्दा ये नहीं है भाई, तेरी पावर ही नहीं है, तू पहला काम कर रहा है वो भी बियॉन्ड पावर। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि सारे मेले डालो जी, ये रिप्रेजेंटेशन डालो जी, मैंने रिप्रेजेंटेशन डाल दी जी, मैंने ये कर दिया। अरे भाई तुम प्रियम्बल तो पढ़ो, तुम्हें बनाया किस काम के लिए, कर कुछ रहे हो? काम किसने कहा भी तुम्हें फीस का इशू है? तुम्हें किसने कहा कि ये, तुम्हें प्रियम्बल ये कहता है कि तुमने पॉलिसीज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे बनाने हैं, है क्या? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तुम्हारा फर्स्ट एजेंडा कुछ और है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सर वैसे भी अगर वो ऑडिट खत्म करने की बात करते हैं तो बेसिकली अकाउंटिंग तो पिटेगी, क्योंकि वो जो है वो अकाउंटिंग की नॉलेज तो रखेंगी ना, तो वो तो पर्पस बल्कि डिसॉल्व होगा रादर देन रिजॉल्व। आप ये देखो कि जा किस तरफ रहा है, आप लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाए चीजों को। आपको कहा गया है कि अगले साल 1 अप्रैल से क्या लागू होना है? ऑडिट कंपनीज के केस में ऑडिट ट्रेल आपको सबमिट करनी है। दे आर ऑफ दिस ओपिनियन की ऑडिट ट्रेल लागू हो जाएगी तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ गई बात? इशू ये नहीं है कि मेरे को फीस, हम ये कहते हैं, मैंने जितनी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी वो बात ही फीस की करते हैं कि हमें फीस मिल रही है, बैंक ऑडिट क्यों होने चाहिए, हमें फीस मिले, इसलिए नहीं चाहिए। पब्लिक फंड इन्वॉल्व है जिसके ऊपर, वेयर इज द मेकर चेकर रूल, मैं ही बना रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, देन यू शुड 100% कंपनी शुड बी ऑडिटेड। चलिए बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा विशाल जी ने कि रादर देन हम रिप्रेजेंट करें कि भैया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस है, हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि मैं ये आपको काम ये कहता करना हूं, क्यों जरूरी आप है। ये कहो कि बैंक ऑडिट का आपने स्ट्रक्चर कम करने से, मैं कहता हूं नीरव मोदी का कहानी तब हुआ क्योंकि देयर वाज नो मेकर चेकर रूल। जिसने बनाया उसने आउट ऑफ द विंडो जाके चीजें बनाई जो ऑडिटर के भी परव्यू से बाहर रह गई। तो दैट इज सुभाष जैन जी कुछ कहना चाहते हैं। सुभाष जैन जी। सर मैं ये लगता है मुझे कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दो तरह के हैं, एक वो है जो मेन लाइन प्रैक्टिस में है,
जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और व्हाटएवर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एक वो लोग हैं उस प्रैक्टिस में जो कि सीए भी कर सकता है और बिजनेसमैन भी कर सकता है। लाइक एंट्री प्रोवाइड करना है, एंट्रीज का काम है, वो एक बिजनेसमैन या एक डीएसए भी कर सकता है, कोई भी कर सकता फॉर दैट मैटर। तो हमें काउंसिल में कौन से बंदों को भेजना है? इफ देयर आर मेन लाइन प्रोफेशनल के बंदे होंगे तो वो ये ऐसी बातें सोच सकते हैं कि व्हाट इज द रैशनल ऑफ डूइंग अ ऑडिट। इट रैशनल इज नॉट टू गेट द फीस, फीस इज द कॉन्सिक्वेंस थिंग। Yes. What is relevant Fees is the quality. What is the relevant is the requirement of the law that audit should be done. Yes. Audit is to bring out the issues, the questions which law requires, and we are helping the authorities. If that be so, then why should the audit go? It is not that we are earning fee because we are doing audit, not because we are doing audit. अदर वे राउंड नहीं है। ये बात तभी हो सकती है जब मेन लाइन प्रोफेशन के बंदे वहां होंगे काउंसिल में, और ऐसे ही लोगों को वहां पर भेजना चाहिए। दिस शुड बी आवर एंडीवर दैट ओनली द पर्संस हु आर इनटू द मेन लाइन प्रोफेशन शुड बी इन द काउंसिल, नॉट द पर्संस हु आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग अदर बिजनेसेस। दिस इज माय सबमिशंस। थैंक यू। थैंक यू सुभाष जी। सुभाष जी, इशू ये है, मैं तो इतनी बात कहना चाह रहा था कि ये हर मुद्दा ये कहते हैं रिप्रेजेंटेशन में कि हमारी ऑडिट फीस जा रही है, हमारी ऑडिट फीस जा रही है, जीएसटी का हमारी ऑडिट फीस जा रही है। फीस तो मुद्दा ही नहीं है। फीस तो मैं हर काम करूंगा, मेरे को पैसे मिलने। मैं तो ये अभी ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी कि मैं तो राशन की दुकान खोल लूंगा। अरे जब हम पैदा हो गए तो हमने कुछ ना कुछ तो काम करना है। मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, मैं कोई और काम कर लूंगा। मैं पीछे एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने लग गया, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी बना के काम करने लग जाऊंगा। रादर हमें इंस्टीट्यूट को कुछ काम की परमिशन दे देनी चाहिए जो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हैं। मान लो जितनी आईटी एनेबल सर्विसेज हैं वो तो अब सीए को जनरल परमिशन दे देनी चाहिए कि आप कर लो ये काम अपने प्रोफेशन के साथ। तो इशू ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए। इंस्टीट्यूट, मैं कहता हूँ इस कंसेप्ट पेपर के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन नहीं जानी चाहिए, रादर दिस शुड बी क्वेश्चन्ड वी हाउ यू हैव अथॉरिटी टू इशू दिस। मैं तो इसकी अथॉरिटी चैलेंज करता हूँ। इन्होंने पहले ही कहा इसके प्रियम्बल में कि who will be National Financial Authority shall consist of a chairperson. Who shall be a person? I am reading 132 section subsection 3. A person of eminence and having expertise in accountancy, auditing, finance or law, to be appointed by the central government and such other members not exceeding 15, consisting of part-time and full-time members as may be prescribed. अरे पहले तुमने उसकी क्वालिफिकेशन क्या फिक्स करी है? उसके पास क्या ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ और अकाउंटेंसी में से कैसी कोई डिग्री है कि जिसके बेस पे तुमने उसको अपॉइंट किया गया? इज देयर एनी उसकी क्वालिफिकेशन जो उसकी मेन प्राइमरी फसाई क्वालिफिकेशन एक्ट में लिखी गई है, क्या वो हाईलाइट की गई कहीं पे कि दिस इज द पर्सन ऑफ सच? सो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज which is required. हमें ये नहीं जाना। बात है विशाल जी, मुद्दे बहुत ज्यादा है और मुद्दे इतने ज्यादा है कि हमारी we are having 20 issues in 132. we are having हमारे जो issues हैं वो 132 issues we have quoted in the law कि 100 हमें 20 issues पे प्रॉब्लम है 132 सेक्शन में कि ये अगेंस्ट माई इक्वालिटी है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो दैट इज व्हाई आवर रिट वाज एडमिटेड। रिट फाइल करी, वापस हो गई, दोबारा फाइल करी, एडमिट हो गई। ड्यू टू कोरोना वो डिले हो गई, अदरवाइज तो आज तक तो फैसला आ गया होता। मैं कहता हूँ अगेंस्ट आ गया होता, फर्क ही कोई नहीं, अगेंस्ट हो जाता, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, कोई फर्क नहीं, वहां पे भी हार जाते, लड़े भी ना। चीजें एज इट इज एक्सेप्ट कर लें कि जो गवर्नमेंट ने लगाया वो सही हुई है हमारे ऊपर, तो फिर अगर ये भी कंसेप्ट पेपर भी एडमिट कर लो, ये इसमें क्या गलत है? आज क्या मैंने हमने तो पहले ही पता था ये अपनी, इसमें एक क्लॉज में पहली 3 क्लॉज तो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होती कि इनकी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर उनके ऊपर लागू भी नहीं होती। लिख के दिया है मेरे पास, दिस इज द इशूड बाय एमसीए, उन्होंने मेरे को ये फाइल किया है कोर्ट में, इस पे क्लियरली लिखा है कि वी आर नॉट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल फर्म्स, वी आर नॉट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज एंड 1% चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर वी आर एप्लीकेबल। सो वेयर इज द इशू? ना मेरे ऊपर तुम एप्लीकेबल और ना मेरे ऊपर तुम ये कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो भाई हमारे ऊपर टांग क्यों उड़ा रहे हो?
बात वही है विशाल जी की, मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि 2 घंटे मीटिंग हो गए और ये फील नहीं हुआ कि भैया 2 घंटे हो गए हमें बोलते हुए, कि मुद्दे इतने ज्यादा है कि मीटिंग चाहे 4 घंटे के लिए हम कंटिन्यू कर नहीं सकते हैं। नहीं, और चलो आज वो तो मैं भी थोड़ा जोश में ज्यादा बोल और गया। नहीं नहीं सर, आज तो बल्कि एनएसएम के जो कोर एजेंडा हमने तैयार किए, क्योंकि आपको वो पहले दे दिए गए थे, वो भी नहीं डिस्कस हुए। चलिए अब बाकी और काफी मुद्दों पे नहीं, बात और हो रही है। देखो ऐसे हैं, हम 4 लोग बैठ जाए चाहे, मेरे को तो कोई इशू नहीं, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, जिसको इंटरेस्ट है वो, बाकी छोड़ ही गए। शुरू में 50 थे, अब 20 है या 25 है या 30 है, तो वी कैन डिस्कस। देखो विजन क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मुद्दा आया और खत्म हो गया, विशाल आया बोल के चला गया। अरे मुद्दा उठाओ, हार जीत कोई फर्क मायने नहीं करती, इलेक्शन में क्या फर्क पड़ता है, वही हमने जो सर, करना है वो हमने कर वही देना है। आपसे भी वही प्रॉमिस लेंगे कि हार जीत का एक मुद्दा अलग रहा, और आपको हम हर 2 महीने देखो में, 3 मैं महीने में सेमिनार, बुलाएंगे गाइडेंस के लिए भी, और प्लस प्रोफेशन के लिए, बीइंग इन काउंसिल या अदरवाइज, क्योंकि विशाल करके एक ब्रांड है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया हम एसएमपी के लिए फाइट करेंगे, तो हम उसके लिए भी आपके आभारी रहेंगे सर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सी राकेश जी, जगजीवन जी, सुभाष जी, जसविंदर जी ने भी ज्वाइन किया बीच में आई गेस, तो उनका भी धन्यवाद। और बाकी सारे जो मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, टीम एनएसएम का भी धन्यवाद। विशाल जी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू प्लीज। हेलो, क्या बोला आपने विशाल एंड में? जी, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू विशाल जी प्लीज। थैंक यू असीम भाई, राकेश जी, सुभाष जी, नवीन जी, सारे जो सुनील जी, सारे मेंबर अभी भी सुन एनएसएम, रहे हैं, भाई लेट सौरभ जी। सॉरी, ये एनएसएम का क्या, नो सपोर्ट मोशन तो मैंने पढ़ लिया, बट द एजेंडा क्या है, मतलब एजेंडा ये है कि सर कोई भी बंदा ऐसे वोट ना डाले कि भैया सुभाष जी ने बोला है तो वहां पे वोट डालनी है। उसको पता होना चाहिए कि जिसको वोट डाल रहा है वो क्या काम कर सकता है प्रोफेशन के लिए, क्या वो कैपेबल है तुम्हारी वोट रिसीव करने के लिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। तो ये कोर एजेंडा का विजन ये है सर। बाकी एक एजेंडा की प्रॉपर फाइल है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा सुभाष जी, आपका कॉन्टेक्ट लेके मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा विद योर परमिशन। ठीक है, राइट, थैंक यू। तो होप सो आशिम भाई, मैं आप सबके जितने भी सवाल थे उनके आंसर दे पाया। मेरी अपनी थॉट है, मैं अपनी एक थॉट से काम करता हूँ, मैं उन चीजों से डेविएट नहीं हो पाता, ना मैंने होना है। हार एक जीत और एक अलग मुद्दा है, पर मेरा एक ही बात होती है कि अपनी बात जरूर रखी जानी चाहिए। मैं गलत हूँ कोई बात नहीं, मेरे को बाकी 10 लोग करेक्ट कर देंगे। मान लो मेरा ये मुद्दा है कि ये कंसेप्ट पेपर इशू ही नहीं होना चाहिए था, अगर इशू हुआ तो ये वापस होना चाहिए, रादर इसके ऊपर डिस्कशन क्यों हो, तो इट शुड बी चैलेंज। आप लोगों का व्यू हो सकता है नहीं 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 कोई बात नहीं, तो मेरा एक अलग व्यू है। जितने लोग मेरे से सहमत होंगे वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो अगर जुड़ जाएंगे तो हम इसको मुद्दे को कहीं ना कहीं आगे भी ले जाएंगे। तो थैंक्स टीम फॉर इनवाइटिंग मी एंड डिस्कशन, एंड मेरा माइंड क्लियर करने की कि क्या लोग चाहते हैं, कि क्या प्रोफेशन से, देखो हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बैठे, तो हमारी क्या विजन है, हम इंस्टीट्यूट से क्या चाहते हैं, कैंसल मेंबर से क्या चाहते हैं, तो दिस इज द रियल। रादर मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह में इलेक्शन कंटेस्ट करते थे तो हमारे वहाँ डिस्कशन होती थी एजेंडा पे, तो कहीं आपके एफर्ट से ये एजेंडा इलेक्शन जो है इंस्टीट्यूट का, कहीं एजेंडा फुल इलेक्शन हो जाए, जिसमें एजेंडा पे डिस्कशन हो जाए, जिसपे विजन क्लियर हो जाए। रादर पार्टीज या 1 करोड़ का विजन रख के जो लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ खर्चूंगा और काउंसिल मेंबर बनूंगा, वो सोच कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए। भी वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे 10,000 लोगों से मिलना और 1,000 रुपये खर्चना और 1 करोड़ रुपया खर्चूंगा और मेंबर बनूं, वो सोच आप लोगों के इनिशिएटिव से ही बदली जा पाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता सर इंस्टीट्यूट कुछ का। तो चलो हम अप्रिशिएट करते हैं कि मेंबर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लेकिन कुछ तो आप कह रहे हो ना कि 1 करोड़ वाला एजेंडा, तो कुछ के पास तो इतना टाइम ही नहीं कि आज के टाइम पे भी फोन करके वोट मांगे। वो तो उन्होंने वोट करने के लिए भी, मांगने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं, और मीटिंग पे बुलाने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं। तो अगर ऐसे लोगों से हम आज नहीं रीच कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि कल तो पॉसिबल ही है किसी भी हालत में रीच करना। चलो लेट्स होप सो कैसे होता है। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू विशाल जी, थैंक्स फॉर योर कमिंग। और उम्मीद थैंक करेंगे यू कि सर, थैंक यू। जब भी बुलाएं आप हमारे पास आए, हमारे साथ बात करें, हाँ और हाँ, मैं जहां कहीं ऑलवेज भी। अवेलेबल। देखो चलिए जी, आप जब भी बुलाए, आपका कोई इशू हो जिसमें आपको लगे कि कोई प्रोफेशनल डिस्कशन रिक्वायर्ड है, यू कैन कॉल मी। सारा दिन मेरी स्टडी रहती है टॉपिक्स पे, सारा दिन पढ़ता ही रहता हूँ, तो कभी भी आपको एजेंडा कोई लगे कि डिस्कशन है कि जिसमें कोई अलग सी राय चाहिए, तो आप मेरे को बुला सकते हैं। आई एम लव टू। इस फोरम को यही अवेयरनेस फोरम हमने बनाना है, ताकि मेंबर्स के बीच में अवेयरनेस भी जाती रहे। ये कंटिन्यू रहेगा सर, और ये इलेक्शन के बाद कंटिन्यू भी रहेगा, ये फॉरएवर रहेगा। हम मेंबर्स को बुलाते रहेंगे,
और उनसे बात करते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे। आप इलेक्ट होकर के आ गए, ऐसी हमारी दुआ है, अगर तो आपको बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे कि सर आपका 2 महीने का क्या रिपोर्ट कार्ड है, किन किन मुद्दों पर आपको सुना गया, किन किन मुद्दों पर नहीं सुना गया, और वो अगर जिन पर नहीं सुना गया उसके लिए आपके क्या एफर्ट्स रहेंगे और हमारी क्या सहायता रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना Right, वैल्यूएबल जी। टाइम दिया। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, friends. Thank you all. Thank you, sir. Thank you all the members for joining, and I Thank am you. closing the meeting now. Thank you very much.